चलते हैं आगे और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 वैल्यूएशन का, पेज नंबर 25.22 निकालेंगे जी फटाफट से। पेज नंबर 25.22, पेज नंबर 25.22 फटाफट से आइए। हाँ जी, वैल्यूएशन के हमारे सेक्शन 14 है, इसमें सेक्शन 14.1 है और एक सेक्शन 14.2 है। पहले 14.1 में ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करता है, 14.2 में टैरिफ वैल्यू की बात करता है। मैं एक बार पहले 14.2 बता दूं आपको। जी हाँ सर, 14.2 बता दो। 14.2 में टैरिफ वैल्यू ये नोशनल प्राइस है, सीबीआईसी फिक्स कर सकती है टैरिफ वैल्यू। सोचिए यहां पर सीबीआईसी को गुड्स की वैल्यू फिक्स करके बतानी हो तो इसमें लिस्ट ऑफ गुड्स बहुत कम होंगे या बहुत ज्यादा होंगे। सीबीआईसी को जो टैरिफ वैल्यू जिस पर ड्यूटी लेनी है वो जो फिक्स करके बतानी है, वो इंटरनेशनल मार्केट में उन गुड्स की वैल्यू के ट्रेंड पे डिपेंड करता है, जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं। वो इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स जिनका इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड वो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव लगा रहता है, ऐसे गुड्स के लिए सीबीआईसी खुद टैरिफ वैल्यू फिक्स करके बताएगी। तो ये बहुत कम लिस्ट होगी या बहुत कम ज्यादा लिस्ट होगी? ये लिस्ट बहुत कम होगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को बार बार फिक्स करके वैल्यू बतानी हो, जैसी वैल्यू बदलेगी फिर नोटिफिकेशन लेके आओ, फिर बदली फिर लेके आओ, कम हुई तो बुला के लेके आओ, बड़ी तो लेके आओ, और वो फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं प्रोडक्ट में, तो बार बार लेके आओ, तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए लिस्ट यहां पर बहुत कम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, क्रूड पाम ऑयल के लिए वैल्यू लिखी हुई है, टैरिफ वैल्यू उन्होंने लिखी हुई है $730 पर मैट्रिक टन। एक मैट्रिक टन के पीछे $730 लिख लो आप भी अपने समझ के लिए। क्रूड पाम ऑयल इसके लिए वैल्यू जो टैरिफ वैल्यू सीबीआईसी ने फिक्स कर रखी है, वो फिक्स कर रखी है $730 पर मैट्रिक टन। अब वो कितने डॉलर पे आप इंपोर्ट करके आ रहे हो, 750, 725, उससे मतलब नहीं है, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू से मतलब नहीं है। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, जिस प्राइस पर आप परचेज करके आ रहे हो, हमें उससे मतलब नहीं होगा। हमें फिर सीबीआईसी की टैरिफ वैल्यू से मतलब होगा जब हम कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे, ठीक है जी, नोट हो गया। पेज नंबर 25.22 पर हैं आप इस समय, पेज नंबर 25.22 पर हैं आप। अगर मैं एक बार इसको दिखाऊं आपको, सीबीआईसी की साइट पे आए, यहां पर कस्टम के टैब में जाएं और यहां नोटिफिकेशन में जाएं। नोटिफिकेशन में स्क्रॉल डाउन करें और यहां नोटिफिकेशन कौन कौन से दे रखे हैं आपको। नोटिफिकेशन दे रखे हैं एक टैरिफ का, टैरिफ मतलब रेट ऑफ ड्यूटी, तो अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी में जैसे कोई एग्जाम्पशन करनी है, कोई कम करना है, बढ़ाना है, तो वहां वो नोटिफिकेशन यहां पर आते रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इसके अलावा ये जो सेफगार्ड ड्यूटी के नोटिफिकेशन, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सीवीडी ऑन सब्सिडी आर्टिकल ड्यूटी के, ये नोटिफिकेशन भी पहले यही टैरिफ में होते थे, अब इन्होंने सुविधा के लिए अलग करके दिखा दिए हैं। तो सेफगार्ड ड्यूटी के रेट में अगर कोई बदलाव हो रहा है या इंपोज की जा रही है तो आप नोटिफिकेशन यहां चेक कर सकते हैं। जैसे सोलर सेल्स के लिए 29 जुलाई को इशू किया गया है, ठीक है जी, 2/2020, तो इस पे सेफगार्ड ड्यूटी लगा रखी है, तो सोलर सेल्स के अगेंस्ट में लगाई गई है। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये भी 29/2020 2 सितंबर को इशू किया गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये किसी फ्लोट ग्लास पे लगा रखी है अगर ये चाइना से आ रहा है तो। सीवीडी ऑन सब्सिडी आर्टिकल वाली ड्यूटी इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इन्होंने सब्सिडी दी होगी अपने प्रोडक्ट पे, तो हम ये ड्यूटी लगा रहे हैं। पहले ये तीनों ड्यूटी के नोटिफिकेशन हमें कहां मिलते थे, इस टैरिफ वाली में मिलते थे, 7 सितंबर 2020 का लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है जी, यही मिलते थे। अब उन्होंने इनको अलग करके बता दिया है। तो अच्छा, एक होते हैं टैरिफ वाले नोटिफिकेशन जो रेट ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड हो, दूसरा होते हैं नॉन टैरिफ वाले नोटिफिकेशन जो रेट ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड ना हो। तो यहां पर जैसे वैल्यू का अगर हम देखें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, अपॉइंटमेंट ऑफ DGRI अपॉइंटमेंट है, एक रेट देखिए 83/2020 ये हमें दे रखा है। ये टैरिफ वैल्यू एडिबल ऑयल्स की, ब्रास क्रैप की इन्होंने फिक्स करके दे रखी है। हम इसे ओपन करके देखते हैं। हाँ जी, थोड़ा जूम करता हूं।
ये देखिए पहला पहला ही ये सीरियल नंबर, उसका गुड्स का कोड 8 डिजिट का, चैप्टर 15 का है। क्रूड पाम ऑयल $730 पर मेट्रिक टन टैरिफ वैल्यू गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखी है। क्रूड पाम ऑयल के लिए $730 एक मेट्रिक टन के लिए, इतनी वैल्यू अभी इन्होंने लेटेस्ट फिक्स कर रखी है। तो इस वैल्यू पर आपकी क्या जानी है जी, इस वैल्यू पर आपकी कस्टम ड्यूटी जानी है। तो फिर आप कितने में परचेज करके आ रहे हैं, सेल परचेज सेल किस रेट पे हो रहा, वो इररेलेवेंट होगा। तो गवर्नमेंट ने टैरिफ वैल्यू, ये क्या बार बार इनको नोटिफिकेशन इशू करने पड़ते होंगे? बार बार जैसे ही रेट में चेंज हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, तो इनको ये नोटिफिकेशन इशू करने पड़ते हैं। तो ये बहुत कम्बरसम काम है, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा रेट में बदलाव होता है, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू रखते तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने टैरिफ वैल्यू फिक्स कर दी। ओके जी, ओके ओके। नेक्स्ट अब हम आते हैं हाँ जी, अगर इसके ऊपर शॉर्ट नोट अगर आपको एग्जाम में देखें तो कैसे क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 70 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 70 पर क्वेश्चन नंबर 2 है। ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि सीधा सीधा पूछा है, ब्रीफली एक्सप्लेन ब्रीफली विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट टैरिफ वैल्यू के बारे में बताइए। टैरिफ वैल्यू सेक्शन 2 कहता है ये वैल्यू 14(2) में बता रखी है, और 14(2) कहता है कि ये बोर्ड फिक्स करेगा बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट फिक्स टैरिफ वैल्यू इंपोर्टेड गुड्स के लिए, एक्सपोर्टेड गुड्स के लिए। मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू के ट्रेंड को देखते हुए ये वैल्यू फिक्स की जाएगी, जब वैल्यू, तब ये ड्यूटी इस टैरिफ वैल्यू के ऊपर में लगेगी। चलिए वापस आते हैं अपनी चार्ट बुक में। हाँ जी, सेक्शन 14(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, सेक्शन 14(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, हमें जो वैल्यू लेनी है वो लेनी है ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज ट्रांजैक्शन वैल्यू? ट्रांजैक्शन वैल्यू है प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल, प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट या एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट या एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। और बायर सेलर अनरिलेटेड है, प्राइस सोल कंसीडरेशन है। क्या मतलब है इसका? हाँ जी, ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल, प्राइस एक्चुअली पेड या पेबल। हाँ जी, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे नोट लिखा है, मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट में आपने वैल्यू लिखवा ली, ओके, इस दौरान प्राइस राइज हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन आप जो पे कर रहे हैं आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वाला ही पे कर रहे हैं। तो प्राइस पेड पेबल क्या है? जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है, तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट वाली ही प्राइस ली जाएगी। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करा लेते हैं, प्राइसेस इंक्रीज डिक्रीज होते हैं, तो उसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्राइस चेंज कराते हैं तो फिर प्राइस पेड पेबल आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यहां ये एरो खींचकर ये बताता है इसे, देखें आपके पास भी ये दिया हुआ है, एरो आपके यहां से गायब हो गया है। हाँ जी, प्राइस रिडक्शन इंक्रीज वाल देयर इन ट्रांजैक्ट। पहले एग्जांपल 2 देखिए, एग्जांपल 2, प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है 5000, प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी है 5000, इंक्रीज हुआ इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन बायर $5000 ही पे कर रहा है, बायर $5000 ही पे कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू 5000, यही आपकी क्या होगी, ये आपकी प्राइस होगी, ये आपकी प्राइस होगी, यही वैल्यू ली जाएगी, ये प्राइस ली जाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस 5000 था, सेलर एग्री कर गया, रेट डिक्रीज हुआ, वो एग्री कर गया $4100 पर, जब गुड्स अभी ट्रांजिट में थे, अभी इंडिया में नहीं आए थे। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट वैल्यू देखनी है। हेलो 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 हेलो, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, अभी इंडिया में इंपोर्ट नहीं हुआ, अगर इंपोर्ट होने के बाद प्राइस में चेंजेस होता फिर वो नहीं देखना, वो इग्नोर मारना है। इंपोर्ट होने से पहले पहले, अभी माल इंडिया में पहुंचा नहीं था, हाँ, वहां पे उसने क्या बोला है, हमें वैल्यू लेनी है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट होने से पहले अगर प्राइस चेंज कर दी गई तो फिर प्राइस जो पेड पेबल है वो होगी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट 5000 का था, सेलर एग्री कर गया $4100 पर, अभी माल ट्रांजिट में था, अभी इंडिया में आया नहीं था, तो इंपोर्ट के टाइम पे रेट क्या है, फिर 4100, इंपोर्ट के टाइम पे रेट क्या है 4100, तो प्राइस पेड पेबल ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, प्राइस पेड पेबल 4100 है, 4100 है, तो यही वैल्यू ली जाएगी, यही वैल्यू ली जाएगी, ये वैल्यू ली जाएगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस लिखी आप वही पे कर रहे हैं तो फिर वही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही आपकी वैल्यू होगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस लिखी हुई है
कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस लिखी हुई है वो चेंज होती है, अगर उसको आप चेंज करवाते हैं तो फिर हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी जी, जो चेंज प्राइस है वो वैल्यू, वो नेगोशिएटेड प्राइस, जो नेगोशिएट किया गया नेगोशिएटेड प्राइस जो होगी वो $4100 वो वैल्यू ली जाएगी। अच्छा जी, फिर इसने एक वर्ड बोला था, हमें जो प्राइस लेनी है वो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एंड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट या एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट लेनी है। नीचे देखें आपके पास ये एक चार्ट दिया है, लेकिन मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, आपके पास ये कुछ ये गायब हो गया है, ये जो वेसल बना हुआ है ये गायब हो गया है। आप बना लीजिए आप अपने यहाँ पे वेसल बना लीजिए। हाँ जी, देखिए ये फॉरेन कंट्री का पोर्ट है और ये इंडिया का पोर्ट है, ये फॉरेन कंट्री का पोर्ट है, ये इंडिया का पोर्ट है, ये फॉरेन कंट्री का पोर्ट है और ये इंडिया का पोर्ट है, ठीक है, ये इंडिया का पोर्ट है। अब क्या हुआ जी, आपने अगर इंपोर्ट किया तो उसने बोला है एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट वैल्यू लेनी है। हाँ जी, नीचे जो हाई सी सेल ये लिखा हुआ ना ये मत लिखना, क्योंकि यहां पर मेरे को एक चार्ट बनवाना आपको। ये एग्जाम्पल 2 के नीचे जो ये लिखा हुआ है ये वाली कहानी मत लिखना, क्यों, क्योंकि मैं दिखाऊं ये वाली कहानी आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के चैप्टर में यही सेम लिख कर दे रखा है, इसलिए आपके यहां पर नहीं है। यहां मेरे को कोई एक और चार्ट बनवाना आपको, तो यहां मत लिखना, ठीक है। अच्छा, सिर्फ आप ये वेसल ही बनाना और ये एरो लगाना बस। चलो फिर सुने, मैं कह रहा हूं ये देखो जी, ये फॉरेन कंट्री का पोर्ट है, ये इंडिया का पोर्ट है। उसने बोला हमें वैल्यू लेनी है एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट। व्हाट इज एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट? इंपोर्ट का प्लेस क्या है? इंपोर्ट का प्लेस है इंडिया का पोर्ट। प्लेस ऑफ इंपोर्ट को उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, ये है इंडिया का पोर्ट। हाँ जी, फॉरेन कंट्री के पोर्ट पर शिप पर लोड करने तक की प्राइस को बोलते हैं एफओबी। लिखा हुआ आपके पास। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब है जहाज पर, ऑन बोर्ड मतलब जहाज पर हमने अपनी तरफ से फ्री कर दिया मतलब लोड कर दिया वहां तक की प्राइस। जहाज पर, ऑन बोर्ड मतलब जहाज पर हमने अपनी तरफ से सारे खर्चे लगा के उस पर लोड कर दिया, अपनी तरफ से गुड्स को फ्री कर दिया कि अब तुम ले जाओ। तो जहाज पर लोड करने तक की प्राइस ये है एफओबी। जहाज पर लोड करने तक की प्राइस को क्या बोलते हैं? एफओबी। अगर मैं ये बोलूं फॉरेन कंट्री का सेलर अपने यहां पे 10,000 का माल बेच रहा है, फॉरेन कंट्री के सेलर के यहां से यहां शिप तक लाने तक का ट्रांसपोर्ट 3,000 लगता है, शिप के यहां पे लाने तक का ट्रांसपोर्ट 3,000 लगता है, और इस पे शिप पे लोड करने तक की प्राइस, ये शिप के लोड करने की प्राइस 2,000 लगती है। तो हमारी एफओबी क्या होगी? इन तीनों को ऐड कर दो, 10, 3 और 2, 15,000। ये होगी हमारी एफओबी, ये लिखा हुआ है एफओबी, ठीक है जी। तो ये अगर इंपोर्ट के लिए हम बात करें, यहां फॉरेन कंट्री के पोर्ट पर शिप पर कन्वेंस पर लोड करने तक की प्राइस, शिप पर लोड करने तक की प्राइस को हम क्या बोला करते हैं? एफओबी बोला करते हैं। तो हमारी एफओबी क्या होगी जी? हमारी एफओबी होगी ये फॉरेन कंट्री एक्सपोर्टर अपने यहां से जितने का बेच रहा था, फिर शिप तक लाने का ट्रांसपोर्ट लगा, लोडिंग ये भी ऐड कर दें, अगर कोई इनके लोकल टैक्सेस हैं वो ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास जो प्राइस आएगी उसे हम बोलेंगे एफओबी। अब हमारे पास एक एफएस भी दिया हुआ है, एफओबी भी दिया हुआ है। अब मैं एफएस क्या है जी? वो कहता है यहां तक शिप तक आप जो लेके आए, मतलब ये जो 10,000 है, एफएस क्या है? फ्री अलोंग साइड, मतलब आप फॉरेन कंट्री के, यूएसए का बंदा, मानते हैं यूएसए का एक्सपोर्टर है, अपने पोर्ट तक ले आया, वो वाली प्राइस फ्री अलोंग साइड होती है। और इस फ्री अलोंग साइड में शिप में लोड करने के खर्चे और ऐड कर दो तो एफओबी बन जाती है। वैसे ये एफएस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। एफएस आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको एफओबी के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी आपकी नॉलेज के लिए क्या कह रहा है? एक्सपोर्ट गुड्स डिलीवर्ड अलोंग साइड द शिप तक पहुंचने तक के खर्चे, तो एफएस बोलते हैं उसे। तो एक्स फैक्ट्री, ये सेलर, फॉरेन कंट्री के सेलर की एक्स फैक्ट्री या सेलिंग प्राइस प्लस ये वाला फ्रेट यहां तक लाने का 3,000 प्लस अगर कोई लोकल टैक्स होते तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में ये 13,000 बनेगा, हमारे क्वेश्चन में 13,000 बनेगी एफएस। एफओबी क्या है? इस 13,000 में ये जो लोड, शिप पर लोड करने के खर्चे और एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर कोई लगती होती वो ऐड कर दो तो वो बन जाएगी एफओबी। या फिर आप सरल शब्दों में इतना ही याद रखो, हमें एफएस एफओबी का फर्क नहीं ध्यान रखना, हमें पता होना चाहिए एफओबी क्या है। एफओबी क्या है? फॉरेन कंट्री के
पोर्ट पर, शिप पर लोड करने तक की प्राइस को हम बोलते हैं एफओबी, एफओबी, एफओबी। हाँ जी, हमें इंपोर्ट के केस में इस एफओबी से मतलब है या इंडिया के पोर्ट वाली प्राइस से मतलब है? इंपोर्ट के केस में उन्होंने बोला हमें वैल्यू लेनी है एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट, और एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट होगा इंडिया का पोर्ट, इंडिया का पोर्ट, इंडिया का पोर्ट। तो यहां से यहां तक का क्या ऐड कर दो? फॉरेन कंट्री के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस ऐड कर दो, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस ऐड कर दो। तो इसे हम क्या नाम देंगे? इसे इस एफओबी में एफओबी 15,000 में ये फॉरेन कंट्री के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस ऐड कर दो, इसे हम बोलेंगे CIF। इसे हम क्या बोलेंगे? CIF। तो इंपोर्ट के केस में वैल्यू क्या ली जाएगी? इंपोर्ट के केस में वैल्यू ली जाएगी CIF। इंपोर्ट के केस में वैल्यू ली जाएगी CIF। C फॉर कॉस्ट, गुड्स की कॉस्ट इसमें इंक्लूड है, इसमें यहां से यहां तक का इंश्योरेंस इंक्लूड है और फ्रेट इंक्लूड है, इसे हम बोलते हैं CIF। अच्छा, एक्सपोर्ट के लिए उसने बोला है हमें वैल्यू कहां की लेनी है? एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट, एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का प्लेस क्या है जी? एक्सपोर्ट का प्लेस क्या है? एक्सपोर्ट का प्लेस है अगेन इंडिया का पोर्ट। तो इंडिया के पोर्ट पर शिप पे लोड करने तक की प्राइस को हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे FOB। तो एक्सपोर्ट के केस में हम वैल्यू लिया करते हैं FOB। तो इंपोर्ट के केस में हम क्या वैल्यू लिया करते हैं? CIF। और एक्सपोर्ट के केस में हम वैल्यू लिया करते हैं FOB। एक्सपोर्ट के केस में हम वैल्यू लिया करते हैं FOB। ठीक है जी, एक्सपोर्ट के केस में हम वैल्यू लिया करते हैं FOB। ठीक है जी, ये हमने इसको इंटरप्रेट किया। जो ऊपर लिखा हुआ था एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट एंड एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट, या एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट एंड एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट। ठीक है। अच्छा, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट के साथ में एक बार कल वाली क्लास का भी लिंक कर लीजिए। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमें वैल्यू लेनी होती है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज भी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट का ही लेना है। इंपोर्ट के समय जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है उस समय उस डॉक्यूमेंट कौन सा फाइल होता है? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजप्शन वेयर हाउसिंग, उस दिन का रेट ऑफ एक्सचेंज। तो देखो यहां पर प्रोवाइडो दिया है रेट ऑफ एक्सचेंज जो आपने कल पढ़ा था, हम बिल ऑफ एंट्री जो सेक्शन 46 में फाइल होती है होम कंजप्शन वेयर हाउस की, उस समय का रेट ऑफ एक्सचेंज। और एक्सपोर्ट के केस में एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के टाइम पे शिपिंग बिल फाइल होता है, उस दिन का हम रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं। उस दिन का हम क्या लिया करते हैं? रेट ऑफ एक्सचेंज लिया करते हैं। ओके जी। नेक्स्ट, बायर सेलर रिलेटेड नहीं होने चाहिए। इनवॉइस में जो प्राइस लिखा है वो सोल कंसीडरेशन होना चाहिए, मतलब उसके अलावा एडिशनल कंसीडरेशन कुछ आपने नहीं दिया है। अगर इनवॉइस में जो प्राइस लिखा, अगर इसके अलावा कोई आपने एडिशनल कंसीडरेशन दिया है तो फिर वैल्यू रूल्स के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी, तब वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी, तब वैल्यूएशन रूल्स के अकॉर्डिंग निकाली जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, क्या यही ही प्राइस लेनी है? इस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी? ना 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 ना, ये तो एफओबी होती है एक तरीके से। इस एफओबी में इस ट्रांजैक्शन वैल्यू में हमें ऐड करना है, टीवी का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन वैल्यू। इसमें हमें रूल 10(1) और 10(2) का खर्चा ऐड करना होता है। रूल 10(1) और 10(2) का खर्चा आप ऐड कर दें, ये ऐड कर दें, तो ये इंपोर्ट की वैल्यू बनती है जो CIF होती है। जो CF होती है, ये CF जो होती है, इसमें रूल 10(1) 10(2) में यही बोलता है ये ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस को ऐड करने की, फॉरेन कंट्री के पोर्ट से इंडिया तक के ट्रांसपोर्ट का और इंश्योरेंस को ऐड करने की बात बोलता है रूल 10(2) में। अच्छा जी, अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट की जाती है, अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू रिजेक्ट की जाती है तो फिर हमें वैल्यू कैसे निकालनी है? रूल 4 to 9 सीक्वेंशली फॉलो करना है। अगर वैल्यू रिजेक्ट की गई तो वैल्यू कहां निकाली जाएगी? फिर रूल 4 to 9 सीक्वेंशली, फिर किसी और बंदे ने आइडेंटिकल गुड्स जितने में इंपोर्ट किए हैं वो वाली वैल्यू ले लेंगे। तो अभी रूल 4 to 9 अभी नहीं पढ़ रहे, वो लेटर ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल 4 to 9 सीक्वेंशली फॉलो करना होगा अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट किया गया, अगर आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट किया गया। ठीक है जी। अच्छा, इस पे मैं अभी बाद में आऊंगा। एक बार ये और समझ लीजिए, हाई सी सेल और वेयरहाउस में जब माल होता था, इसके लिए हम वैल्यू कैसे निकाला करते थे? व्हाट वाज हाई सी सेल? हाई सी सेल क्या होती थी? एक बार इसके लिए आपके पास जो चैप्टर 15.1 पे चार्ट था वो दिखाता हूं मैं आपको। हाँ जी, एक बार आप आ जाइए चैप्टर 15.1 पे, या फिर ना आए तो यहां से देख लो, आपने ऐसा पहले ऑलरेडी कर रखा है। देखो जी, यूएसए से
इंडिया के पोर्ट पे माल आ रहा है, अभी इंडिया में पहुंचा नहीं है, कहीं हाई सी में है, हाई सी में था, इस दौरान चंदू ने इंपोर्ट किया था, इसने माल कालू को बेच दिया, इसने माल कालू को बेच दिया, तो इसे बोला करते थे हाई सी सेल। यूएसए से माल इंडिया के लिए चल दिया था, अभी रास्ते में ही था कहीं, अभी इंडिया में पहुंचा नहीं था, इस दौरान हाई सी में था, इस दौरान चंदू ने कालू को माल बेच दिया, इसे हम बोलते थे हाई सी सेल, हाई सी सेल। ठीक है जी। गुड्स इंपोर्टेड बाय चंदू फ्रॉम यूएसए ऑफ ₹100, ये चंदू ने बाहर से 100 रुपए का माल मंगाया था, चंदू ने कस्टम से माल छुड़ाने से पहले कालू को बेच दिया 300 में, इसे हम बोलते थे हाई सी सेल, इसे हम बोलते थे हाई सी सेल। अब हाई सी सेल अगर हम बोलते थे तो यहां पर कस्टम ड्यूटी किस वैल्यू पर लगती थी जी, यहां कालू को इंपोर्टर मान लिया जाएगा और कालू कस्टम से माल छुड़ाएगा, कालू कस्टम से माल छुड़ाएगा, वैल्यू क्या ली जाएगी 300, इस 300 जो जितने में कालू ने परचेज किया है, इस हाई सी सेल वाली वैल्यू पर ही। इसी पर बीसीडी 10%, इस बीसीडी पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तीनों को ऐड करके इस पे लगती थी आईजीएसटी, एवी प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, इस पर क्या लगता था आईजीएसटी। इन तीनों को ऐड करके जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते थे 38 वाली वैल्यू। ठीक है जी, इसे हम बोला करते थे 38 वाली वैल्यू। हाँ, जो चंदू ने कालू को बेचा, इस पर दोबारा से जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जब कालू माल छुड़ा रहा है उस पे जीएसटी लग ही रहा है, आईजीएसटी लग ही रहा है, तो चंदू ने जो कालू को माल बेचा इस पर आईजीएसटी दोबारा से नहीं लगेगा। ये शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि इसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है, फिर से बता दूं, यूएसए से इंडिया में माल आया, ठीक है जी, अभी माल आया नहीं, रास्ते में है कहीं, चंदू ने जो ओरिजिनल इंपोर्टर है, ओरिजिनल इंपोर्टर ने आगे कालू को बेच दिया, इसे हम क्या बोला करते थे, इसे हम बोला करते थे हाई सी सेल, हाई सी सेल। तो अब कालू ने जितने में परचेज किया है उसी वैल्यू पर ये कस्टम ड्यूटी देगा, उसी वैल्यू पर ये बीसीडी देगा और बीसीडी पर सोशल वेलफेयर चार्ज और फिर तीनों को ऐड करके उस पर आईजीएसटी। अगर मैं अब इसको आपके कस्टम वाले उससे दिखाऊं तो वहां पर हाई सी सेल का मीनिंग दिया है, या परचेज ऑन हाई सी बेसिस मींस लिखा है, इंपोर्टेड गुड्स आर एक्वायर्ड बाय अ बायर फ्रॉम द ओरिजिनल इंपोर्टर। ओरिजिनल इंपोर्टर कौन है? चंदू। ये पेज नंबर 25.22 साथ साथ दिखा रहा हूं। इंपोर्टेड गुड्स आर एक्वायर्ड बाय अ बायर, ये कौन है? कालू। कालू ने किससे परचेज किया? ओरिजिनल इंपोर्टर से। ओरिजिनल इंपोर्टर कौन था? चंदू। तो इसके लिए रेफर कर दें आप, रेफर पेज नंबर 15.1। इसके लिए वहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो दे रखा है, रेफर पेज 15.1, वहां से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। अभी आप कहां पर है? पेज नंबर 25.22 पर। तो ये जो चंदू ने कालू को बेचा या कालू ने चंदू से परचेज किया, इसे हम बोलते थे हाई सी सेल या परचेज। और वैल्यू क्या ली जाएगी बीसीडी के लिए? जितने में ओरिजिनल इंपोर्टर ने मतलब चंदू ने कालू को जितने में बेचा उसी पर बीसीडी लगेगी। और अगर ये कालू भी आगे किसी को बेच देता अभी इंडिया में आने से पहले, तो लास्ट बायर ने जो प्राइस पे करी वो ली जाएगी। और आईजीएसटी किस पर लगता है? बीसीडी, जिस पर आप वैल्यू जिस पर बीसीडी लगाई है प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जिसे हम 38 वाली वैल्यू भी बोला करते थे, कि आपने कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, अगर गुड्स वेयरहाउस में थे, अगर गुड्स वेयरहाउस में थे उस दौरान बिक गए, उस दौरान बिक गए। एक बार फिर आता हूं चैप्टर 15 पर। अगर यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट हुआ, अभी इसमें हमने इंडिया में इंपोर्ट कर लिया है, पोर्ट पर आ गया है, इसे हमने कस्टम के वेयरहाउस में जमा करा दिया। कस्टम के वेयरहाउस में जब जमा कराते थे तो ड्यूटी नहीं देते थे। अब वेयरहाउस से माल छुड़ाओगे तब ड्यूटी देनी है, आईजीएसटी देना है, तब ड्यूटी देनी, आईजीएसटी देना है। तो अगेन चंदू ने यूएसए से इंपोर्ट किया 100 रुपए में। अब ये गुड्स कस्टम के वेयरहाउस में पड़े हुए थे। इस दौरान चंदू ने कालू को बेच दिया 300 रुपए में, 300 रुपए में। कालू इंपोर्टर बन गया, अब कालू ही माल छुड़ाएगा, कालू माल छुड़ाएगा। अब किस वैल्यू पर कस्टम ड्यूटी जाएगी, किस वैल्यू पर जीएसटी जाएगा? हाँ जी, यहां जो ध्यान देने वाली बात है, चंदू ओरिजिनल इंपोर्टर ने जितने में इंपोर्ट किया था 100 रुपए में, इस पर जाएगी कस्टम ड्यूटी। चंदू ने जितने पे इंपोर्ट किया था वो 100 रुपए में इंपोर्ट किया था, 100 पर जाएगी बेसिक कस्टम ड्यूटी। क्यों? क्योंकि भाई देखें, जब कस्टम के वेयरहाउस में माल बिका तो इंडिया में है, इस दौरान जो बिका ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है। दूसरी बात, अभी आपने वहां देखा, हमें जो वैल्यू लेनी होती है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट लेनी होती है।
जिस पर बीसीडी लगती है हमें एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट लेनी होती है। जब यूएसए से इंडिया में आया इंपोर्ट के टाइम पे यहां पर जो प्राइस थी और वो थी 100, लेकिन हाई सी सेल के केस में इंडिया में आने से पहले बिक जाता है, इसलिए बिक जब इंपोर्ट हुआ उस टाइम पे वैल्यू 300 जितने में बिक जाता है वो वाली वैल्यू होती है। लेकिन जब गुड कस्टम के वेयरहाउस में होता है उस दौरान अगर बिक गया तो अब तो इंडिया में आ चुका। इंपोर्ट के टाइम पे वैल्यू 100 थी, इस 100 पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जाएगी। तो कालू जब माल छुड़ाएगा 100 पर कस्टम ड्यूटी जाएगी और इस बेसिक कस्टम ड्यूटी पे सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तीनों को ऐड कर उस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। तीनों को ऐड करके उस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी। हाँ, लेकिन क्योंकि वेयरहाउस में सेल हुआ है तो याद करो हमने ड्यूटी ऑफ कस्टम चैप्टर में पढ़ा था, ये वाली वैल्यू जो 100 प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज है इसे हम 38 वाली वैल्यू बोलते थे, और ट्रांजैक्शन वैल्यू जितने बेचा गया विच एवर इज हायर पर आईजीएसटी लगेगा, ठीक है। 38 वाली वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर पर आईजीएसटी लगेगा। और नोट, चंदू ने जो कालू का माल बेचा है ये दोबारा इस पे आईजीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि कालू ऑलरेडी आईजीएसटी दे ही रहा है जब माल छुड़ा रहा है, तो इसे उन्होंने शेड्यूल 3 में मान रखा था, ये सप्लाई नहीं है। अब आप वापस आइए, अब आ जाइए बस अपने कस्टम में, पेज नंबर 25.22 पर। यहां पर यही लिखा हुआ है, वैल्यू ली जाएगी बीसीडी के लिए जितने में ओरिजिनल इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया था, मतलब 100, और आईजीएसटी लगाने के लिए 38 वाली वैल्यू, एवी प्लस बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज और ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर। और यहां पर भी अगर मल्टीपल सेल होती हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लास्ट सेल प्राइस का देखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक बार फिर से मैं शॉर्ट में समराइज करते और इसके क्वेश्चन करते हैं। सेक्शन 14(1) ये कहता है हमें वैल्यू लेनी है एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्ट। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट का मतलब है कि इंपोर्ट के टाइम पर क्या मतलब है इसका, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस लिखी है 5000 और आप यही दे रहे हो, भले ही इंटरनेशनल मार्केट में रेट चेंज हो गया तो इंपोर्ट के टाइम पे रेट 5000 ही है, यही ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी, यही प्राइस पेड पेबल है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में 5000 लिखा है लेकिन आपने इंडिया में आने से पहले कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लिया, आप आपस में नेगोशिएशन किया सेलर बायर ने, तो नेगोशिएटेड प्राइस 4100 पे सेटल हो गया, तो अभी इंडिया में आया नहीं, तो इंपोर्ट के टाइम पर रेट क्या है, 4100। इस वैल्यू पर ये ट्रांजैक्शन वैल्यू जिस पर ड्यूटी जानी है, ठीक है। फिर इंपोर्ट के केस में हम सी वैल्यू लेते हैं, एक्सपोर्ट के केस में हम एफओबी वैल्यू लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हाई सी सेल वाला और ये वेयरहाउस वाला, ठीक है जी। वेयरहाउस के केस में जो बीसीडी जाती है वो किस पर जाती है, ओरिजिनल इंपोर्टर ने जितने में इंपोर्ट किया, क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट वाली वैल्यू होती है। आइए एक बार क्वेश्चन बैंक में आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, State briefly the provision of section 14 of Custom Act relating to valuation of goods for the purpose of assessment। सेक्शन 14 के प्रोविजन बताइए जी। वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, दोनों ही केसेस में, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, हमें ट्रांजैक्शन वैल्यू लेनी है। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है प्राइस पेड और पेबल। ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है जी, ये है प्राइस पेड और पेबल। फॉर एक्सपोर्ट टू इंडिया मतलब इंपोर्ट, फॉर डिलीवरी हमें वैल्यू लेनी है एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट या एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट, और अगर एक्सपोर्ट है तो एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट या प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है जी। फिर इसके बाद बायर सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए और प्राइस सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके बाद एक प्रोवाइजो लिखा है, ये रूल 10(1) और 10(2) में एडजस्टमेंट आज सीखेंगे, अभी थोड़ी देर में उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। ये रूल 10(1) और 10(2) के एडजस्टमेंट के बारे में बोल रहा है, उनके नाम लिखे हैं। रूल 10(1) में एडजस्टमेंट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केस लो, वैल्यू आपको बतानी है हाई सी के केस में क्या होगी। हाँ जी, सेक्शन 14(1) कहता था हमें वैल्यू लेनी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कब लेनी है, एट द टाइम एंड प्लेस ऑफ इंपोर्ट। तो जो हाई सीज होती है, हाई सी वाली एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट क्या होगी, जो ओरिजिनल इंपोर्टर बायर को बेचेगा। In case of imported goods on high C basis, price at which goods are acquired by the buyer from original importer,
कैन बी द प्राइस फॉर डिलीवरी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। तो जो ओरिजिनल इंपोर्टर ने बायर को माल बेच दिया, अभी इंडिया में आया नहीं था, उस दौरान बिका है, इसलिए एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट वो है जो ओरिजिनल इंपोर्टर से आपने परचेज किया है, वो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट वैल्यू है, तो वो वैल्यू ली जाएगी। अगर एक से ज्यादा बार हाई सी सेल होती है तो लास्ट सेल प्राइस, लास्ट बायर ने जितने में परचेज किया इंडिया में आने से पहले, वो वाली वैल्यू ली जाएगी। नेक्स्ट, ये असेसेबल वैल्यू वेयरहाउस गुड्स के केस में क्या ली जाएगी? यहां पर असेसेबल वैल्यू क्या ली जाएगी? जितने में ओरिजिनल इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया। यहां चंदू ने कालू को कितने बेचा, वो वाली वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन 4 पढ़ लेना आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं पढ़ना, इसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, पेज नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ना है, सेकंड नहीं। हमें बताना है सेक्शन 14 के अकॉर्डिंग वैल्यू। व्हाट विल बी द वैल्यू इफ देयर इज अ प्राइस राइज ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट बिटवीन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डेट ऑफ एक्चुअल इंपोर्ट। हाँ जी, हमें क्या मतलब है, हमें तो ये देखना है हम क्या पे कर रहे हैं। इंपोर्टर पेज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, प्राइस पेड पेबल क्या होगी, प्राइस ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस पेड पेबल होगी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो हमारे केस में आंसर क्या लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट में दे रखी है वो हमारी वैल्यू ली जाएगी, वो वैल्यू ली जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जरा। मदर मेरी हॉस्पिटल इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम डेल्टा साइंटिफिक। प्राइस ऑफ द मशीन वाज सेटल्ड एट $5,000। मशीन वाज शिप्ड ऑन 10/4। मीनवाइल वहां से माल अभी शिप में चल चुका है, लेकिन अभी मीनवाइल हॉस्पिटल अथॉरिटी ने नेगोशिएट किया रिडक्शन के लिए, प्राइस में रिडक्शन के लिए। एज अ रिजल्ट डेल्टा साइंटिफिक इसने रेडी हो गया ये प्राइस रिड्यूस करने के लिए $850, और रिवाइज प्राइस है $4150। हाँ जी, 5,000 से कम करने के लिए तैयार हो गया $4150 पर। तो क्या इंपोर्ट होने से पहले ही काम हो गया ये? हाँ, ये 15/4 को ये काम हो गया, अभी इंपोर्ट तो 18/4 को हो रहा है। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट 18/4 को एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट प्राइस क्या है, $4150। तो यही वैल्यू ली जाएगी 4150, ठीक है जी, यही आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इंपोर्टर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया $435 मेट्रिक टन का। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कंसाइनमेंट वाज टू बी शिप्ड इन मंथ ऑफ जुलाई। $435 पर ये ऑयल इंपोर्ट होना था और ये जुलाई में माल आ जाना था, लेकिन पीरियड म्यूचुअली एग्री करके एक्सटेंड कर दिया गया और वो 5 अगस्त को पुराने ही रेट पे आया। मतलब पुराने रेट पे मतलब क्या था, $435, ये $435, इसी पर ही हमने यही पे किया है। तो क्या हुआ, यही कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ही होगी। कह रहे इंटरनेशनल प्राइसेस में प्राइसेस बढ़ गई हैं, मार्केट वोलाटाइल है, हमें क्या करना, हम क्या दे रहे हैं, हमारे लिए प्राइस पेड पेबल क्या है, ट्रांजैक्शन वैल्यू है, प्राइस पेड पेबल, और वो क्या है $435। डिपार्टमेंट कहता है मैं ज्यादा वैल्यू लेना चाहता हूं, ना 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 ना, यही $435 सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसाइड किया, यही ली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, XYZ company has claimed before the custom authority that since the export of goods in its case attracted no duty, XYZ कहता है कि मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, मेरे एक्सपोर्ट पर ड्यूटी नहीं लग रही है। The value for the purpose of custom act to be declared shall be the value of goods which he expects to receive on sale of goods in the overseas market। कह रहा है कि जितना उम्मीद करो मुझे मिल जाता। अरे नालायक व्यक्ति, XYZ कंपनी ये सोच, सेक्शन 14(1) कहता था वो इंपोर्ट के नहीं एक्सपोर्ट के लिए भी था, वो बोलता था ट्रांजैक्शन वैल्यू। तुम्हें मिला क्या, प्राइस पेड पेबल क्या है, एक्सपेक्ट टू रिसीव नहीं। ये कहता है क्योंकि मेरे प्रोडक्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती इसलिए तुम मेरे लिए एक्सपोर्ट के लिए वैल्यू क्या लो। अरे सेक्शन 14(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलता था एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी लगे या ना लगे उससे थोड़ा मतलब है। एक्सपोर्ट में इंसेंटिव भी तो देते हैं एफओबी वैल्यू का, तो इसलिए वो चाहेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू ही ली जाए। तो यहां पर एक्सपेक्ट टू रिसीव से कोई मतलब नहीं है, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही ली जाएगी। तो एक्सपोर्ट के लिए भी ट्रांजैक्शन वैल्यू ही ली जाएगी। अभी इसके बाद ये नहीं, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेंगे पेज नंबर 76 पर।
क्वेश्चन नंबर 17, हाँ जी, इसके लिए मैं आपको याद दिला दूं, हमने कल रेट ऑफ एक्सचेंज और रेट ऑफ ड्यूटी के लिए जो पढ़ा था, रेट ऑफ ड्यूटी हम लेते थे एक्सपोर्ट के केस में जिस दिन सेक्शन 51 वाला क्लियरेंस एंड लोडिंग का ऑर्डर पास हो जाता था, जिसे हम लेट शिप या लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर भी बोलते थे। तो इसने गुड्स एक्सपोर्ट शेड में ले आया 5 अक्टूबर को, और इस दिन का इसने लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर पास कर दिया सेम डे, मतलब 5 अक्टूबर को ही। तो 5 अक्टूबर को इसे हम क्लियरेंस एंड लोडिंग वाला ऑर्डर भी बोलते थे। ये सेक्शन 51 में पास होता था। इसी दिन का हम रेट ऑफ ड्यूटी लिया करते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट। कह रहा है ये इसके बाद कंप्यूटर से प्रोसेस किया गया शिपिंग बिल 6 अक्टूबर को, और इस दिन रेट लोअर कर दिया गया। इसमें एक पॉइंट है, एक MEIS का, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में समझेंगे। MEIS क्या होता है? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। ये क्या है? जैसे अगर आप 70+ 80+ मार्क्स लेके आओ तो हम कुछ रिवार्ड देते हैं, ऐसे ही ये MEIS गुड्स आप एक्सपोर्ट करो, जैसे 1 लाख के एक्सपोर्ट करो तो 5% जितना आपने एक्सपोर्ट किया 5% उसका रिवार्ड। जैसे 1 लाख का एक्सपोर्ट किया तो 5% 5000 हुआ, वो आपको रिवार्ड मिलता है। वो कैश ना देके एक सर्टिफिकेट, एक कूपन टाइप दे देते हैं। ये आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में पढ़ेंगे। तो वो MEIS के तहत जितना आपने एक्सपोर्ट किया उसके तहत एक रिवार्ड मिल रहा है, एक कूपन मिल रहा है। कितना? जितने का एक्सपोर्ट किया उसका एक परसेंटेज, जैसे 5% उन्होंने बोल दिया, उसका एक रिवार्ड मिल रहा है। वो सर्टिफिकेट मिल रहा है आपको, रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है। तो वो MEIS वाला कूपन है। ये भी उसी दिन का लगता है जिस दिन की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो हमारे केस में एक्सपोर्ट ड्यूटी 5 अक्टूबर की लगनी थी, क्योंकि इस दिन ऑर्डर पास हुआ था। 6 अक्टूबर को रेट लोअर हो गया था। डिपार्टमेंट कहता है कि हम आपको 6 अक्टूबर वाला रेट देंगे, और एसएससी कहता है ना, मेरे को तो 5 अक्टूबर वाला चाहिए। तो रेट ऑफ ड्यूटी जिस दिन का लगता है उसी दिन का MEIS लगता है, इसलिए ये 5 अक्टूबर वाला ही दिन का इसको जो रेट होगा इंसेंटिव का, रिवार्ड का, वही मिलेगा। ठीक है जी, चलते हैं इसके बाद वापस। चलिए हमारा ये वाला पेज हो गया। अभी हम पेज नंबर 25 तो नहीं, अब आप आइए। हाँ जी, यहां पर आपने पढ़ा कि सेक्शन 14(1) में ट्रांजैक्शन वैल्यू में रूल 10(1) 10(2) के एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर वैल्यू रिजेक्ट की गई तो फिर हम रूल 4 to 9 सिक्वेंशली फॉलो करते हैं। ये रिजेक्शन कहां होता है? रूल 12 में। वो वैल्यू रिजेक्ट होती है रूल 12 में, और डिक्लेयर कहां की जाती है? रूल 11 में। रूल 11 में। तो पहले एक बार रूल 11 12 पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद रूल 10 पढ़ाऊंगा। और रूल 10 में पहले रूल 10(2) फिर 10(1). तो आइए एक बार पेज नंबर 25 पर, पेज नंबर 25 पर। हाँ जी, रूल 11, रूल 11 आइए फटाफट से देखें रूल 11 को। हाँ जी, रूल 11 बोल रहा है यहां पर आपको वैल्यू अपनी क्या करनी पड़ेगी? डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और ये जो डिक्लेयर्ड वैल्यू है ये रिजेक्ट हो सकती है। डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या हो सकती है? ये रिजेक्ट हो सकती है। वो कहां रिजेक्ट हुआ करती है? वो रूल 12 में रिजेक्ट हुआ करती है। रूल 11 में डिक्लेयर, रूल 12 में रिजेक्ट। रूल 11 में डिक्लेयर, रूल 12 में रिजेक्ट। तो इंपोर्टर एक डिक्लेरेशन देगा, कहां पर हैं हम? पेज नंबर 25.25 पर। चैप्टर भी 25, पेज भी 25। ओके, डिक्लेरेशन देगा कि ये फुल एंड एक्यूरेट डिटेल्स है मेरी वैल्यू की, और इसके अलावा इस एक्यूरेट, ये फुल या एक्यूरेट डिटेल्स हैं, इसके लिए उससे कोई स्टेटमेंट, जैसे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, उसने माल इंश्योर कराया हो तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी दिखा दे, जिससे कि पता लगे कि वैल्यू सही है कि नहीं है। ठीक है, तो उससे कोई स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी मांगी जा सकती है। ध्यान रहे, ये जो वैल्यू दिखानी है ये फुल एंड एक्यूरेट दिखानी है। अगर आपने फुल एंड एक्यूरेट नहीं दिखाई तो क्या होगा? लो जरा।
अगर ये प्रॉपर सेटिस्फाई, कॉन्फिस्केशन, पेनल्टी, प्रोजिक्यूशन प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे अगर रॉन्ग डिक्लेरेशन, इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट, डॉक्यूमेंट दिए तो। अगर आपने वैल्यू गलत दिखाई, डिक्लेरेशन गलत दी, वैल्यू गलत दिखाई, इंफॉर्मेशन गलत दी, स्टेटमेंट गलत दी, तो आप गुड्स कॉन्फिस्केट, पेनल्टी, जेल तक पड़ सकता है। अच्छा जी, तो आपने एक तो वैल्यू की डिक्लेरेशन ट्रू एंड करेक्ट देनी है, फुल एंड एक्यूरेट डिटेल्स देनी है। इसके अलावा जो अदर डॉक्यूमेंट देने हैं वो भी आपके ट्रू होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपसे मैन्युफैक्चरर इनवॉइस भी मांगा जा सकता है, जिससे आपने परचेज किया उसका इनवॉइस भी मांगा जा सकता है। और ये जो प्रॉपर ऑफिसर है, ये जो आपने डॉक्यूमेंट दिए, जो आपने वैल्यू दी, इसकी एक्यूरेसी के लिए, वो ट्रुथ के लिए वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है, आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है कि जो आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं ये सही हैं या नहीं हैं। अब नेक्स्ट, ये जो आपने रूल 11 में वैल्यू डिक्लेयर करी, रूल 12 में ये रिजेक्ट हो सकती है। इसके लिए क्वेश्चन 57 और 59 अपना पढ़ लेना। रूल 12 में ये वैल्यू रिजेक्ट हो सकती है। क्या कहता है, पढ़ेंगे। वे प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू डाउट, अगर उसे आपकी जो आपने वैल्यू डिक्लेयर करी है उसकी ट्रुथ या एक्यूरेसी पे डाउट है। जैसे मैं कहानी सुनाता हूं आपको। आप रोज घर से निकलते हैं क्लास के लिए, ऑफिस के लिए, भले लॉकडाउन है, ऑफिस में जाना पड़ रहा है कुछ को तो निकलते हैं। अब तो लॉकडाउन खत्म ही हो गया लगभग, वो तो सब कुछ ही रेस्ट्रिक्शन हटा ही दी उन्होंने, तो फिर भी कुछ ऑफिस जा रहे हैं, कुछ ऑफिस ना जा रहे। जो ऑफिस जा रहे हैं जरा उनकी कहानी सुनो। आपकी चाल चलन, रंग ढंग में चेंज हो रहा है, अचानक से आप में बदलाव आया है और आपके घर वाले नोटिस कर रहे हैं। आप गुनगुनाते हुए चलते हैं, आपकी चाल चलने का ढंग बदल गया है, आप कपड़े नए नए डालते हैं, हमेशा आप फ्रेश से लगते हैं, लगता है आपके ऊपर प्यार का जुनून चढ़ गया है, और ये घर वाले पेरेंट्स नोटिस कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट क्या पहुंचा है, आपका पढ़ाई में मन नहीं है, उसकी वजह से पढ़ाई सफर हो रही है, पापा को ये चिंता सता रही है, बेटा या बेटी गलत ट्रैक पे चल दिया। आज आप जैसे ही निकले, पापा आपके पीछे पीछे, थोड़ी दूर 2-3 गली दूर आपने बुला रखा था अपने फ्रेंड को, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी, और उसके पीछे आप बैठ के बाइक पे जा रहे हैं, पापा भी अपनी स्कूटी उठा के पीछे फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और मेट्रो स्टेशन पे आपने बाइक रखी और दोनों चले मेट्रो स्टेशन में, वहां पे भी पापा ने कई फोटो और वो खींची हैं। और वापस आए पापा, आप तो चले गए, रात को थके मांदे आप घर पे आए और पूछा पापा ने कहां थे, मम्मी ने पहले समझाया था ज्यादा गुस्सा मत करना, लेकिन आप, अरे पापा बस पूछो ना, इतनी मेहनत करते हैं सुबह से शाम, रात हो जाती है, पढ़ो, उसके अलावा ऑफिस के काम करो, फिर गवर्नमेंट डेट्स एक्सटेंड नहीं करती, रिटर्न फाइल करनी होती है, बस पूछो मत पापा, फटाफट से मुझे डिनर करना, बस बातें नहीं और बात। रुक रुक रुक, क्या 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 क्या, कोई एक्स्ट्रा क्लास चल रही है तेरी? एक्स्ट्रा क्लास? हाँ, कोई फेब महीने की कोई डेट्स वाली क्लासें चल रही हो। अरे क्या बोल रहे हो पापा, वो 14 फेब 13 फेब कुछ वो होता है ना, वो डेट्स, कहीं वो वाली क्लासें तो एक्सटेंड नहीं होगी तेरी, बार बार रिपीट हो रही हो, उन डेट्स की क्लासें कुछ दोबारा लग रही हो। आपको लग गया कुछ मामला गड़बड़ है। आपसे ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल में यहां प्रॉपर ऑफिसर हैं पापा, ये प्रॉपर ऑफिसर कौन है, ये है पापा, पीओ मतलब पापा, प्रॉपर ऑफिसर। और यहां पर इंपोर्टर कौन है, ये है बेटा या बेटी। इस पे डाउट है, इसकी ट्रुथ और एक्यूरेसी पर डाउट है, तो आपको बोला गया फर्दर इंफॉर्मेशन दो, अपने बचाव में कुछ रखना चाहते हो। अरे पापा, और पूछा देखो ये वीडियो देख, पापा ने दिखाई ये वीडियो, ये क्या है? अरे पापा ये तो मेरा मुंह भला भाई है, देखो इसके हाथ पर ध्यान से देखो, फोकस करके 3 राखी हैं, 2 इसकी ओरिजिनल बहन की, तीसरी मेरी है, मैं तो इससे बड़ी बोली बहन हूं इसकी। अरे आप गलत अंदाजा लगा रहे हो। अब पापा सेटिस्फाई हो जाएंगे,
तो वो आपकी वैल्यू एक्सेप्ट कर लेंगे, और नहीं सेटिस्फाई होंगे तो रिजेक्ट कर देंगे। आओ जरा, आपसे मांगी गई फर्दर इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर रिसीविंग सच फर्दर इंफॉर्मेशन, या तो इंफॉर्मेशन मिली या आप चुप रहे, आपने नहीं दी, स्टिल रीजनेबल डाउट, तो मान लिया जाएगा ये वैल्यू नहीं डिटरमाइन हो सकती है, और अगर वो सेटिस्फाई हो गए तो छोड़ देंगे। अब अगर वैल्यू रिजेक्ट कर दी गई तो वैल्यू कहां निकाली जाएगी, रूल 429 सीक्वेंशियली निकाली जाएगी। अब ये डाउट करने की वजह क्या क्या हो सकती हैं। प्रॉपर ऑफिसर शैल हैव द पावर टू रेज डाउट्स ऑन सर्टेन रीजन विच में इंक्लूड, ये 6 रीजन हो सकते हैं। पहला, आपने, अब जरा टेक्निकली इससे रिलेटेड बात कर लें, आप एप्पल का फोन लेके आए हो 200 रुपए का, ये वैल्यू बता रहे हो, और सिमिलर एप्पल का फोन कोई और लेके आया था 52,000 का, सिमिलर आइडेंटिकल फोन, सिमिलर फोन कोई और लेके आया था, सिमिलर फोन लेके आया था एप्पल का 52,000 का, आपकी ये 200 वाली वैल्यू रिजेक्ट की जा सकती है डाउट करने की बजाय। सिग्निफिकेंटली हायर वैल्यू पे आइडेंटिकल या सिमिलर गुड्स इंपोर्ट किए गए हैं। नंबर 2, आपको 77% डिस्काउंट मिला हुआ, क्या आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एबनॉर्मल डिस्काउंट दे रखा है आपको, आपने इंपोर्ट किया, आपको एबनॉर्मल डिस्काउंट दे रखा है, तो ये डाउट करने की वजह है। या स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है एक्सक्लूसिव एजेंट को, जो कुछ ही एजेंट को स्पेशल डिस्काउंट दे रखा है, तो ये भी डाउट करने की वजह है। तो डाउट करने की वजह है तो आपको बोला जाएगा, आपको अपना पक्ष रखने के लिए बोला जाएगा, और अगर आप अपना पक्ष सही से नहीं रख पाते हैं तो आपकी वैल्यू रूल 12 में रिजेक्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट, मिस डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटर्स, आपने गुड्स का नाम बाहर कुछ है अंदर कुछ है, क्वालिटी ए क्वालिटी है लेकिन आप उसे दिखा रहे हैं डी क्वालिटी, क्वांटिटी कम दिखा रखी है, बाहर जो गुड्स के बाहर जो पैकिंग है उसके ऊपर में क्वांटिटी गलत लिखी है जो वैल्यू को अफेक्ट करती है, या कंट्री ऑफ ओरिजिन चेंज है ताकि प्रेफरेंशियल रेट लगवा लो, मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का ईयर चेंज कर रखा है आपने, तो यहां पर ये पैरामीटर्स गलत मिस डिक्लेयर कर रखे हैं। नेक्स्ट है, डिक्लेयर ही नहीं कर रखे, पैरामीटर डिक्लेयर ही नहीं कर रखे, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, फ्रॉडुलेंट या मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इन 6 वजह से आपकी वैल्यू रिजेक्ट की जा सकती है। पहला, किसी और ने ज्यादा बहुत हायर वैल्यू पे एप्पल का फोन इंपोर्ट कर रखा है, हम बहुत कम वैल्यू दिखा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा, सेकंड एबनॉर्मल डिस्काउंट मिल रखा है, तीसरा स्पेशल डिस्काउंट टू एक्सक्लूसिव एजेंट, नेक्स्ट पैरामीटर्स मिस डिक्लेयर है, अगला पैरामीटर डिक्लेयर ही नहीं कर रखे, और लास्ट फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट। तो ये आपकी वैल्यू को रिजेक्ट करने की वजह हो सकती है। फिर वैल्यू रूल 3 वाली, ये जो रूल 3 में ट्रांजैक्शन वैल्यू प्लस इसमें रूल 10(1), 10(2) वाली एडजस्टमेंट होती है, ये हम भूल जाएंगे, वैल्यू रूल 4 to 9 में सीक्वेंशली निकाली जाएगी। ठीक है जी, चलो जी, अब रूल 11, 12 हो गया, अब हमें क्या करना है, रूल 10(1) और 10(2), पिछले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 25.24। हाँ जी, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एफओबी वैल्यू में रूल 10(1) की एडजस्टमेंट करनी है, और फिर उसके बाद में रूल 10(2) की एडजस्टमेंट करनी है। एफओबी वैल्यू में हमें रूल 10(1) की एडजस्टमेंट करनी है। आइए जरा इसे समझे, पहले रूल 10(1) ही कर लेते हैं, 10(2) बाद में करेंगे। असेसमेंट वैल्यू में ट्रांजैक्शन वैल्यू में प्लस रूल 10(1) करना, रूल 10(2) करना, तो पहले रूल 10(1) करते हैं। रूल 10(1) ऐड करने के बाद एफओबी में ये रूल 10(1) के एडजस्टमेंट 5 हैं, ये ऐड करने के बाद हमारे पास जो आएगी उसे हम बोलते हैं कस्टम एफओबी। जो एफओबी में रूल 10(1) के एडजस्टमेंट करने के बाद आएगी उसे हम क्या बोला करते हैं, उसे हम बोला करते हैं कस्टम एफओबी, उसे बोला करते हैं कस्टम एफओबी। ओके, तो देखेंगे हाँ जी, सबसे पहले हमें जो ऐड करना है वो ऐड करना है कमीशन, लेकिन इसमें बाइंग कमीशन ऐड नहीं करनी है, बाइंग कमीशन ऐड नहीं करनी है। बाइंग कमीशन क्या है, मीनिंग दिया है, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। फॉरेन कंट्री का सेलर है बाहर, इंडिया का बायर है इंडिया में, ठीक है जी। अब फॉरेन कंट्री का सेलर अपना एजेंट अपॉइंट कर रखा है इंडिया में जो उसका माल बिकवाता है, ठीक है। उस एजेंट के थ्रू हमने परचेज किया, जो फॉरेन कंट्री का सेलर था उस सेलर के एजेंट इंडिया में था, उस एजेंट के थ्रू हमने परचेज किया तो उसे कुछ कमीशन दी।
राइट। दूसरा एग्जांपल, हमने इंडिया वाले इंपोर्टर ने अपना ही एजेंट बाहर भेज रखा है, अपना ही एजेंट बाहर अपॉइंट कर रखा है फॉरेन कंट्री में, वो सेलर्स ढूंढता है और फिर हम किसी उनमें से किसी एक सेलर से माल परचेज करते हैं और अपने एजेंट को कमीशन देते हैं, जो कि बाहर है, अपने एजेंट को कमीशन देते हैं। बाइंग कमीशन क्या होगी, डेफिनेशन नहीं पढ़नी, बाइंग कमीशन क्या होगी, जो भी परचेज कर रहे हैं हम, जो भी माल परचेज कर रहे हैं, हम अपने एजेंट को दें या सेलर के एजेंट को दें, दोनों ही क्या बाइंग कमीशन है। परचेज करने के लिए जो कमीशन दी, परचेज करने के लिए जो कमीशन दी अपने एजेंट को दी, वो तो बटा हुआ था, बाइंग कमीशन ही है। सेलर का एजेंट इंडिया में था, अगर उसको कोई कमीशन दी, क्या वो भी बाइंग कमीशन है। माल परचेज करने के लिए आप कमीशन दे रहे हैं, वो आपकी बाइंग कमीशन है, बाइंग कमीशन है। लेकिन यहां बाइंग कमीशन की स्पेसिफिक डेफिनेशन दे रखी है। ये कहता है बाइंग कमीशन वो है जो आप अपने एजेंट को, जो कि बाहर है, आउटसाइड इंडिया है, उसको जो आप दे रहे हो। जो इंडिया में एजेंट है सेलर का, उसको जो आप दे रहे हो, उसे हम बाइंग कमीशन नहीं मानेंगे। तो आइए बाइंग कमीशन पढ़ते हैं। बाइंग कमीशन मींस फीस पेड बाय इंपोर्टर टू हिज एजेंट, जो अपने एजेंट को दी फॉर द सर्विस ऑफ रिप्रेजेंटिंग हिम अब्रोड, और वो हमें कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें बाहर रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ जी, वो हमें कहां रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमें आउटसाइड इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपने उसे कमीशन दी है, जो पेमेंट करी है, वो हमारी बाइंग कमीशन है। वो हमारी क्या है जी, वो हमारी बाइंग कमीशन है। जो अपने एजेंट को दी और वो बाहर हो, उसे हम बाइंग कमीशन मानेंगे। इसका मतलब जो लोकल एजेंट को कमीशन दी, ये सेलर का एजेंट है। ये लोकल एजेंट कौन है, ये सेलर का एजेंट है। सेलर का एजेंट जो है, जो फॉरेन कंट्री के सेलर का, फॉरेन कंट्री के सेलर का जो एजेंट है, फॉरेन कंट्री के सेलर का एजेंट है, उसे हम बोलते हैं लोकल एजेंट। उसे हम क्या बोला करते हैं, उसे हम बोला करते हैं लोकल एजेंट। उसको जो हमने कमीशन दी, वो बाइंग कमीशन नहीं है, वो बाइंग कमीशन नहीं है। वो लोकल एजेंट को दी गई कमीशन है, वो ऐड होगी। वो इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहा, उसे हम ऐड करेंगे। इसके अलावा कैनलाइजिंग एजेंसी को जो कमीशन दी, वो ऐड की जाएगी। नाउ व्हाट इज कैनलाइजिंग एजेंसी, उससे पहले एक बार कैनलाइज आइटम पता होने चाहिए। ये कैनलाइजिंग एजेंसी कौन है, ये वो है जो हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट कर रखे हैं, अपॉइंटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, बाय गवर्नमेंट, थ्रू whom we can purchase goods. We can purchase goods. हाँ जी, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके नहीं ला सकते, आपको गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई एजेंसी के थ्रू परचेज करना होगा, उसे हम बोलते हैं कैनलाइजिंग एजेंसी। अब कैनलाइज आइटम या एसटीई आइटम, या आप एफटीपी में पढ़ेंगे, कैनलाइज आइटम या एसटीई आइटम। एसटीई क्या होता है, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज आइटम। ये क्या होते हैं, ये एक लिस्ट है, जैसे कि एग्जांपल गोल्ड, जैसे कि पेट्रोल। ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताया। ये आप डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं करके ला सकते, अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आपको इनके थ्रू परचेज करके आना होगा। इन गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई एजेंसी के थ्रू, जैसे गोल्ड के लिए बैंक को उन्होंने नोटिफाई कर रखा है, आपको उनके थ्रू परचेज करके आना होगा। तो कैनलाइज आइटम, एसटी आइटम क्या है, आइटम विच कैन बी परचेज थ्रू कैनलाइजिंग एजेंसी। आप डायरेक्टली नहीं इंपोर्ट करते। आइटम विच कैन बी परचेज, विच कैन बी इंपोर्टेड, which can be imported through canalizing agency। या एसटीई, स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज बोलते हैं, या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो आइटम जो आप डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको इनके थ्रू ही परचेज करने होंगे। अब सुनिए, कैनलाइजिंग एजेंसी कहां पर है, ये कहां पर है, ये इंडिया में है, भारत ने इंपोर्ट कर रखा है। तो क्या ये बाइंग कमीशन की डेफिनेशन में आएगा? आपने जो इसे पेमेंट करा, कैनलाइजिंग एजेंसी को दी गई कमीशन बाइंग कमीशन नहीं है, इसलिए ऐड होगी। क्यों? क्योंकि ये बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ये इंडिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये सिर्फ हमारा एजेंट नहीं है, ये तो सभी के लिए माल परचेज करके आता है। बाइंग कमीशन वो थी जो आपका वो बाहर रिप्रेजेंट कराओ। कैनलाइजिंग एजेंसी
गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया एजेंट है, वो इंडिया में है, बाहर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसलिए इसे दी गई कमीशन ऐड की जाएगी। कैनलाइजिंग एजेंसी को दी गई कमीशन ऐड होगी। तो बाइंग कमीशन ऐड नहीं करनी है। बाइंग कमीशन चाहे आपको आईएनआर में दी हुई हो, बाइंग कमीशन ये ऐड नहीं होनी है, चाहे ये आईएनआर में दी हो, इंडियन करेंसी में दे रखी हो या फॉरेन करेंसी में दे रखी हो, ये ऐड नहीं होगी। लेकिन अदर देन बाइंग कमीशन ऐड होगी। बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगी, लेकिन अदर देन बाइंग कमीशन जो होगी वो ऐड होगी, वो ऐड होगी। ठीक है, वो अदर देन बाइंग कमीशन लोकल एजेंट वाली कमीशन हो सकती है, या लोकल एजेंट वाली कमीशन हो सकती है, या कैनलाइज एजेंसी को दी गई कमीशन हो सकती है। इसके अलावा, बाइंग कमीशन के अलावा कोई कंटेनर्स, कोई पैकिंग का, अगर हमने कंटेनर्स की पेमेंट करी है, पैकिंग के लिए पेमेंट करी है, वो भी ऐड होगी। लेकिन अगर रिटर्नेबल कंटेनर है, आपने फॉरेन कंट्री से जब माल आता है तो वो कंटेनर्स में आता है, अगर आप उसको वापस करोगे, वापस करना है, तो ऐड नहीं होगा। अगर आप वापस नहीं करोगे, आपके पास ही रह जाएगा, तो उस कंटेनर्स को ऐड करना है। अच्छा जी, ये पहला पॉइंट हो गया। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आए। अगर आप माल इंपोर्ट कर रहे हो, उसके अलावा काइंड में भी पेमेंट कर रहे हो, आप कैश भी पेमेंट करोगे और उसे काइंड में कुछ मटेरियल भी दे रहे हो, जो माल परचेज करना उसे बनाने के लिए आप उसे कोई मटेरियल भी दे रहे हो या कोई मशीन भी दे रहे हो, तो वो भी ऐड किया जाएगा, वो भी ऐड किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर कोई आपने मटेरियल दिया, कोई कंपोनेंट दिया, कोई पार्ट दिया, कोई टूल दिया, कोई डाइस दिया, कोई मोल्ड्स दिया, जो कि वो आपके प्रोडक्ट को, इंपोर्टेड गुड्स को बनाने के लिए यूज किया गया, तो वो आपने इसके अलावा कैश के अलावा काइंड में भी पेमेंट करी। आपने कोई मटेरियल दिया, कोई टूल दिया, कोई डाई दिया है, कोई मोल्ड दिया, ये भी आपकी वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा, अगर ये बायर ने सप्लाई किया है फ्री ऑफ चार्ज या रिड्यूस कॉस्ट पे। नेक्स्ट, इसके अलावा कोई डिजाइन वर्क या डेवलपमेंट वर्क, डिजाइन या डेवलपमेंट वर्क जो आउटसाइड इंडिया कैरी किया गया, ये बायर ने अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो ऐड होगा। अगर कोई डिजाइन का खर्चा इन इंडिया कैरी किया गया, ये भले ही बायर ने दिया हो, ये ऐड नहीं होगा। ये क्या है, मुझे कोई प्रोडक्ट बनवाना है, उसका डिजाइन मैं ही बनवाकर उसे दे रहा हूं, डिजाइन वर्क किसी बंदे से बनवाकर मैं ही, उसका लुक कैसा होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, वो मैं डिजाइन बनवाकर दे रहा हूं। अगर मैं डिजाइन आउटसाइड इंडिया से बनवाकर उसे देता हूं फ्री में, तो मेरी वैल्यू में ऐड होगा। अगर वो डिजाइन मैं इंडिया से बनाकर या डेवलपमेंट वर्क इंडिया से कराकर उसे देता हूं, तो ऐड नहीं होगा। क्यों इंडिया वाला क्यों ऐड नहीं होगा? हम इंडिया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए इन इंडिया वाला ऐड नहीं होगा, इन इंडिया वाला ऐड नहीं होगा हम, क्योंकि इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो पहला हो गया कमीशन, कंटेनर पैकिंग वाला। दूसरा क्या हो गया, कोई काइंड में कंसीडरेशन दिया, मटेरियल, कंपोनेंट, पार्ट, डाइस। और डिजाइन वाला जो पॉइंट है स्पेसिफिक है, डिजाइन अगर आउटसाइड इंडिया कैरी किया गया तो ऐड होगा, इन इंडिया कैरी किया गया तो ऐड नहीं होगा। डिजाइन के लिए एक और पॉइंट बता दूं, अगर क्वेश्चन में डॉलर में अमाउंट, फॉरेन करेंसी में अमाउंट दे रखा हो, तो मानना आउटसाइड इंडिया है। इन क्वेश्चन इफ फॉरेन करेंसी इन गिवन इन फॉरेन करेंसी, तो ऐड कर दो, तब मान लो ये आउटसाइड इंडिया वाला है। तब क्या मान लो, तब ये मान लो आउटसाइड इंडिया वाला है। हाँ, तब मान लीजिए आउटसाइड इंडिया वाला है और इसे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, रॉयल्टी एंड लाइसेंस फी रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स ऐड होगी, लेकिन रॉयल्टी लाइसेंस फी रिप्रोडक्शन वाली ऐड नहीं होगी। अगर ये चार्जेस रिप्रोडक्शन वाले हैं तो ऐड नहीं होगा, तब ऐड नहीं होगा। इसे समझने के लिए यहीं पे मैं लिखता हूं, आप भी लिखना चाहें तो लिखेंगे। छोटा छोटा लिखता हूं। क्या, मान लीजिए मशीन इंपोर्ट करी 10 लाख की, ठीक है, 5% रॉयल्टी ऑन प्राइस ऑफ मशीन। ओके, इसके बाद एक और पॉइंट लिखूंगा अभी,
हाँ जी, क्या ये रॉयल्टी आपने मशीन इंपोर्ट करी है, उसको वो मशीन उन्होंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, उसकी स्पेसिफिक, उसके साथ वो रॉयल्टी भी चार्ज कर रही हैं। 10 लाख आपने मशीन के दिए हैं, इसके अलावा मशीन की सेल प्राइस पे वो रॉयल्टी भी ले रहे हैं आपसे 10 लाख रुपए। आपने इंपोर्ट करी मशीन 10 लाख की, वो कहते हैं इसके अलावा आपको रॉयल्टी की सेलिंग प्राइस पे 5% रॉयल्टी भी देनी होगी। हमारी स्पेसिफिक नो हाउ है, हमने इसका पेटेंट करा रखा है जो हमने इसको बनाया है, या इसका ट्रेडमार्क या कॉपीराइट है, तो इसके लिए भी हमें कुछ रॉयल्टी के नाम से या लाइसेंस फी के नाम से हमें कुछ और चाहिए मशीन की प्राइस के अलावा। तो ये 5% ये माना जाएगा, ये इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड है, ये हमारी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। लेकिन मशीन इंपोर्ट करी, इससे कुछ बनाएंगे, जैसे मशीन इंपोर्ट करी तो इससे पापड़ बनाएंगे, पापड़ की सेलिंग प्राइस पर अगर कोई रॉयल्टी फिक्स होगी तो वो इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड नहीं है, वो ऐड नहीं होगी। जो मशीन इंपोर्ट करी अगर उसी से रिलेटेड रॉयल्टी है वो ऐड होगी। मशीन से कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उस फाइनल प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस पर रॉयल्टी फिक्स है, वो मशीन से रिलेटेड रॉयल्टी नहीं है, वो इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड रॉयल्टी नहीं है, वो इंपोर्टेड गुड्स से बनाए गए प्रोडक्ट पर रॉयल्टी है, वो इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड रॉयल्टी नहीं मानी जाएगी, उसे ऐड नहीं करेंगे। तो यहां आगे लिखता हूं, मान लीजिए 7% रॉयल्टी फिक्स्ड है ऑन फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मशीन। तो हमारी एवी क्या होगी, हाँ यहां पर हमारी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू होगी वैल्यू इक्वल टू 10 लाख प्लस 5% प्लस 5% किसका, ऑफ 10 लाख, प्लस 7% ऐड करना कि नहीं करना, ना 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 ना, ये ऐड नहीं करना, ये रॉयल्टी रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स नहीं है। ये रॉयल्टी 7% जो है ये इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड रॉयल्टी नहीं है, इसे ऐड नहीं करना है, ये रिप्रोडक्शन वाली रॉयल्टी है। इससे जो बना रहे हैं, इस मशीन को जो इंपोर्ट किया है, इस मशीन से जो चीज बना रहे हैं उस पर रॉयल्टी फिक्स्ड है, तो इसे ऐड नहीं करना है, ये रॉयल्टी रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन है। जो इंपोर्ट किया अगर उसी पे रॉयल्टी फिक्स्ड है तो वो इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड रॉयल्टी लाइसेंस फी है। लेकिन जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो उससे कुछ बना रहे हो, बने हुए प्रोडक्ट पर कोई रॉयल्टी फिक्स्ड है तो वो राइट टू रिप्रोड्यूस है, वो ऐड नहीं करनी है। ऐसी राइट टू डिस्ट्रीब्यूट या रीसेल वाली भी ऐड नहीं करनी है, राइट टू डिस्ट्रीब्यूट या रीसेल वाली भी ऐड नहीं करनी है। हमें सिर्फ ऐड करनी है कौन सी, जो आपकी इंपोर्टेड गुड्स से रिलेटेड रॉयल्टी है, बस वही ऐड करनी है। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वाला भी आता है, या प्रोसेस लाइसेंस फी लिखा हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फी लिखा हो, ये भी इसी में ही कवर होता है, क्योंकि वो लाइसेंस फी भी है ना साथ में, रॉयल्टी के साथ में। तो लाइसेंस फी, अगर प्रोसेस लाइसेंस फी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फी लिखा है तो वो भी ऐड होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 4th पॉइंट, प्रोसीड ऑफ एनी सब्सिक्वेंट सेल टू अक्रू टू सेलर। ये क्या है, हमने फॉरेन कंट्री के सेलर से इंडिया में मशीन इंपोर्ट करी और उस या कोई गुड्स इंपोर्ट करे, हमने कहा जब हम इसे इंडिया में बेचेंगे तब जो पैसे आएंगे उसमें से कुछ आपको तब देंगे, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया। मान लीजिए आज हम $8,000 दे रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया जब माल बिकेगा तो जब पैसा आएगा तो $2,000 तब देंगे। तो आज तो बोला है ना देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या ली जाएगी, 8,000 प्लस $2,000, $10,000 ले जाएगी। तो ये प्रोसीड ऑफ एनी सब्सिक्वेंट सेल, ये एक्रू हो रहा सेलर को। तो सब्सिक्वेंट सेल मतलब जब इंडिया में लाया, सब्सिक्वेंटली बाद में उसे जब इंडिया में सेल किया, उसमें से अगर कोई प्रोसीड सेलर को दे रहे हैं, ये हमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिया था, तो वो भी ऐड किया जाएगा। लेकिन अगर कोई डिविडेंड की पेमेंट हो रही है बायर से सेलर को, ये ऐड नहीं होगी। क्यों, डिविडेंड कब देते हैं, उस कंपनी ने हमारे शेयर परचेज कर रखे हैं इसलिए हम उसे डिविडेंड दे रहे हैं। तो वो तो अगर हम मशीन ना भी इंपोर्ट करते या गुड्स ना भी इंपोर्ट करते तब भी देना था ना डिविडेंड, तो उससे इन इंपोर्टेड गुड्स का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट
ऑल अदर पेमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेल। इसके अलावा कोई भी पेमेंट जो क्योंकि इंपोर्ट हो रही है, ये गुड्स की सेल हो रही है, इस वजह से देनी पड़ रही है, तो ऐड होगी। अब इसे समझने के लिए कुछ एग्जांपल है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट। मजे की बात यह है, जीएसटी में ये ऐड होता है, कस्टम में ऐड नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट जीएसटी में ऐड होता है, कस्टम में ऐड नहीं होता है। अच्छा, एक चीज और बता दी जाए, जो पोस्ट इंपोर्ट खर्चा है, पोस्ट इंपोर्ट खर्चा ये बाद में पढ़ेंगे, पोस्ट इंपोर्ट खर्चा है वो कोई भी ऐड नहीं होता है, एक को छोड़कर, वो नीचे दिया हुआ नोट में। अदरवाइज पोस्ट इंपोर्ट खर्चा कोई भी ऐड नहीं होता। पोस्ट इंपोर्ट का मतलब क्या है? इंडिया के पोर्ट पर माल पहुंच गया, इसके बाद जो खर्चे हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पोर्ट इंडिया के इंपोर्टर की प्रीमाइसिस तक का ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, या पोर्ट से आईसीडी, इंडियन कस्टम पोर्ट पर आ गया, अब उसे आईसीडी पर लेके जा रहे हैं, सीएफएस में लेके जा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट, या फर्स्ट टाइम पोर्ट पर आ गया, फिर दूसरे किसी पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट लग रही है, दूसरे शिप में डाल के किसी दूसरे पोर्ट पर लेके जा रहे हैं, वो ऐड नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम इंडिया में एंटर किया, जिस पोर्ट पर आया, पहली बार जहां पर आया वहां तक का ही खर्चा ऐड होगा। पोस्ट इंपोर्ट खर्चा कोई भी ऐड नहीं होगा। जैसे इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं? फॉरेन कंट्री से इंडिया के पोर्ट पर आ गया, इंडिया के पोर्ट से आगे का कोई भी खर्चा ऐड नहीं होगा, इंडिया के पोर्ट से आगे का कोई भी खर्चा ऐड नहीं होगा, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे इंश्योरेंस, जैसे कस्टम ड्यूटी पे करी, इंडिया के फैक्ट्री में इंपोर्टर की प्रीमाइसिस पर उसे इंस्टॉल किया, उसको इरेक्ट किया, वहां पे जो बंदा था उसको ट्रेनिंग दी, ये कोई भी ऐड नहीं होगा। तो देखें, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, मेंटेनेंस, टेक्निकल असिस्टेंस अंडरटेकन आफ्टर इंपोर्ट इन इंडिया। इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद कोई कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, मेंटेनेंस पे खर्चा हो रहा है, वो ऐड नहीं होगा। सीओटी, सीओटी मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, या इस तरफ हमने टीसी भी लिखा होगा कहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए। तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर इंपोर्ट, आफ्टर इंपोर्ट नहीं ऐड होगा। ड्यूटीज टैक्सेस इन इंडिया, ये पोस्ट इंपोर्ट है, नहीं ऐड होगा। ट्रेनिंग दे रही है इंडिया में, या सुपरविजन के चार्जेस ले रहे हैं इरेक्शन कमीशनिंग के, ऐड नहीं होगा, ये पोस्ट इंपोर्ट है। पोस्ट इंपोर्ट खर्चा कोई भी ऐड नहीं होता, पोस्ट इंपोर्ट खर्चा कोई भी ऐड नहीं होता है। सारे खर्चे कौन से ऐड होने हैं? प्री इंपोर्ट। तो ये जो ऊपर बोला था ना, एनी अदर पेमेंट एज अ कंडीशन ऑफ सेल, ये प्री इंपोर्ट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगला देखेंगे, डिसमेंटलिंग चार्जेस। ये क्या है? हमने पुरानी मशीन इंपोर्ट करी, तो इंडिया में भेजने से पहले उस मशीन को डिसमेंटल, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ताकि अनअसेंबल्ड शेप में आएगी तो डैमेज नहीं होगा, अगर असेंबल शेप में आए तो फिजिकल डैमेज हो सकता है। तो वो डिसमेंटलिंग चार्जेस थर्ड पार्टी को पे करे फॉर रिमूविंग द मशीन, बाहरी। क्या ये बिफोर प्री इंपोर्ट है? जी हाँ, ये प्री इंपोर्ट खर्चा है, ऐड होगा, ये प्री इंपोर्ट खर्चा है, ऐड होगा। ये एज ए कंडीशन ऑफ सेल भी है, ऐड होगा। मशीन टूल्स इंपोर्टेड अलोंग विद प्लांट, प्लांट के साथ में किसी मशीन के साथ में टूल किट भी आ रही है, प्री इंपोर्ट है, अगेन प्री इंपोर्ट है, ऐड होगा। हाँ जी, बायर इंस्पेक्शन, बायर इंस्पेक्शन अगेन ऐड होगी। क्यों? प्री इंपोर्ट है भाई। बायर कहता है, इंडिया का बायर कहता है, पहले आपके यहाँ जो माल परचेज कर रहा हूं उसकी मैं पहले इंस्पेक्शन कराऊंगा, उसके पैसे मैं दे दूंगा, उसकी इंस्पेक्शन करा के दो। तो बायर इंस्पेक्शन करा रहा है, प्री इंपोर्ट है, ऐड होगा, ऐड होगा। हाँ, वेंडर इंस्पेक्शन अगर इंपोर्ट के लिए जरूरी है तो ऐड होगा, नहीं तो वेंडर इंस्पेक्शन ऐड नहीं होगा। अगर वेंडर इंस्पेक्शन अपनी मर्जी से कर रहा है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर रेडी फॉर शिपमेंट, कोई गुड्स को शिपमेंट रेडी करने के लिए, इंपोर्ट के लिए जरूरी नहीं था, तो उसे ऐड नहीं करना है। वो अपनी मर्जी से कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, इंपोर्ट के लिए जरूरी है तो ऐड होगा, अगर इंपोर्ट के लिए, शिपमेंट के लिए, रेडी करने के लिए जरूरी नहीं है तो वेंडर इंस्पेक्शन को हमें ऐड नहीं करना। तो हम प्री इंपोर्ट खर्चे ऐड कर रहे हैं, पोस्ट इंपोर्ट कोई ऐड नहीं, प्री इंपोर्ट खर्चे ऐड करेंगे। ठीक है,
पोस्ट इंपोर्ट कोई नहीं, प्री इंपोर्ट खर्चे ऐड करेंगे। अब इसके बाद और सुनिए, एक खर्चा अगर प्रोसेस से रिलेटेड खर्चा है, अगर कोई प्रोसेस इंपोर्ट होने के बाद लगनी है, नाम उसका रॉयल्टी हो, लाइसेंस फी हो, इंपोर्ट प्रोसेस से रिलेटेड खर्चा है, अगर नाम चाहे कुछ भी हो, चाहे रॉयल्टी, लाइसेंस फी हो या एनी अदर पेमेंट नाम हो, अगर वो पोस्ट इंपोर्टेड प्रोसेस से रिलेटेड है, रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स है, तो ऐसे ऐड किया जाएगा। ये है क्या, समझो। 2007 से पहले की बात है, एक बंदे ने एक मशीन इंपोर्ट करी, ठीक है, मशीन की सेलिंग प्राइस पर रॉयल्टी फिक्स करे तो ऐड होती है, उसे पता था। उसने कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया, उसने कहा मशीनरी इंपोर्ट हुई, मशीनरी इंपोर्ट होने के बाद प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, उस मशीन को कैसे चलाना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो प्रोसेस जो मैन्युफैक्चरिंग की उस मशीन पर की जाएगी, उस प्रोसेस से रिलेटेड रॉयल्टी हम पे करेंगे। असल में देना क्या था, देना तो यही था उसको, मशीन इंपोर्ट करी, मशीन की सेलिंग प्राइस पर ही रॉयल्टी देनी थी, लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि हम मशीन की सेलिंग प्राइस नहीं, हम कह रहे हैं कि ये जो रॉयल्टी है भले हम मशीन की सेलिंग प्राइस पे दें, लेकिन हम आपको एक फिक्स अमाउंट देंगे। और वो क्या होगा, मशीन को जब इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद इंस्टॉल किया जाएगा, इंस्टॉल करने के बाद उस पर जो प्रोसेस लगाई जाएगी, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस लगाई जाएगी, उसकी स्पेशल नॉलेज आप हमें दे रहे हो, उसके लिए हम आपको रॉयल्टी दे रहे हैं। ऐसा करके क्या वो अपनी रॉयल्टी को मशीन की वैल्यू में ऐड नहीं करा पाएगा? क्या बच जाएगा, टैक्स प्लानिंग कर जाएगा? डिपार्टमेंट ने बोला तुम बेवकूफ बना रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज में तोड़ मरोड़ करके आपकी हम इस रॉयल्टी को भी वैल्यू में ऐड करेंगे। कंपनी ने बोला ऐसी की तैसी तुम्हारी, आप नहीं ऐड कर सकते, आप ये नहीं ऐड कर सकते हैं हमारी वैल्यू में। केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने एसएससी की बात मानी और उसने बोला ये पोस्ट इंपोर्ट खर्चा है, पोस्ट इंपोर्ट खर्चे तो कोई ऐड नहीं होते हैं, ये प्रोसेस इंडिया में इंपोर्ट होने के बाद इस मशीन पर लगाई जा रही है और इस प्रोसेस से रिलेटेड ये रॉयल्टी है, इसलिए इसे ऐड नहीं किया जाएगा। फिर 2-3 केस और कोर्ट के एसएससी के फेवर में आ गए। इन केसेस को ओवररूल करने के लिए इन केसेस को ओवररूल करने के लिए अमेंडमेंट करी गई और ये लिखा गया, अगर कोई खर्चा पोस्ट इंपोर्ट है और वो प्रोसेस से रिलेटेड है, कोई मशीन पर कोई प्रोसेस लगानी है, उससे रिलेटेड कोई खर्चा है, नाम रॉयल्टी हो, लाइसेंस फी हो, वैसे तो पोस्ट इंपोर्ट खर्चा कोई ऐड नहीं होता, लेकिन अगर ये रॉयल्टी, लाइसेंस फी प्रोसेस से रिलेटेड खर्चा है, पोस्ट इंपोर्ट प्रोसेस से रिलेटेड है, तो ये फिर वैल्यू में ऐड किया जाएगा, वैल्यू में ऐड किया जाएगा। ठीक है, रूल 10(1) हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। ये रूल 10(1) की 5 एडजस्टमेंट थी, इसके लिए हम क्वेश्चन कर लेते हैं अभी 30, 31, 36, 37, 38। हाँ जी, अभी कर लेते हैं। पहले एक बार मैं इसको समराइज कर दूं, फिर हम रूल 10(1) के क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। उससे भी पहले एक छोटे मोटे क्वेश्चन और हैं, वो करेंगे हम पहले। हाँ जी, सुनेंगे फटाफट से रूल 10(1) फटाफट से सुनिए इसके बारे में। 5 चीजें ऐड करनी है। पहला, कमीशन, कंटेनर्स, पैकिंग। कमीशन कौन सी ऐड करनी है? बाइंग कमीशन नहीं ऐड करनी, लोकल एजेंट वाली कमीशन और इसके अलावा कैनलाइजिंग एजेंसी को दी गई कमीशन ऐड होगी। नंबर 2, कैश के अलावा काइंड में अपने कोई मटेरियल, कंपोनेंट, पार्ट, टूल, डाइज, मोल्ड्स दिए, ये भी ऐड होंगे। फ्री में अगर दिए हैं तो, या कम कॉस्ट पे दिए हैं, ये ऐड होंगे। डिजाइन का खर्चा तभी ऐड होगा अगर आउटसाइड इंडिया किया गया तो, अगर इन इंडिया किया गया तो ऐड नहीं होगा। फिर मैंने यहां बताया अगर डॉलर में पेमेंट दे रखी है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट दे रखी है, तो आउटसाइड इंडिया मान लेना। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट,
रॉयल्टी लाइसेंस फी ऐड होगी, रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स होनी चाहिए। अगर रिप्रोडक्शन वाली है, रीसेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाली है, ये ऐड नहीं होगी। अगर लाइसेंस फी है, रॉयल्टी के अलावा लाइसेंस फी भी ऐड होती है, प्रोसेस लाइसेंस फी या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फी, ये भी ऐड होती है। नेक्स्ट, फोर्थ, सब्सिक्वेंट रीसेल प्रोसीड का अगर कोई अमाउंट दे रहे हैं तो ऐड होगा, कोई डिविडेंड वाली पेमेंट ऐड नहीं होगी। पांचवा, एनी अदर पेमेंट ऐड होगी। एनी अदर पेमेंट के ये कुछ एग्जांपल थे, एनी अदर पेमेंट के कुछ एग्जांपल थे पांचवें पॉइंट के, कि इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ये एनी अदर पेमेंट में नहीं आएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऐड नहीं होता है। डिसमेंटलिंग चार्जेस जो भी ऐड होना है एनी अदर पेमेंट में भी ये प्री इंपोर्ट होना चाहिए। डिसमेंटलिंग चार्जेस प्री इंपोर्ट होता है, ऐड होगा। मशीन टूल इंपोर्ट अलॉन्ग विद प्लांट प्री इंपोर्ट होता है, ऐड होगा। बायर इंस्पेक्शन प्री इंपोर्ट होता है, ऐड होगा। वेंडर इंस्पेक्शन अगर अपनी मर्जी से कर रहा है नहीं ऐड होगा, इंपोर्ट के लिए जरूरी है तो ही ऐड होगा। तो वेंडर इंस्पेक्शन सिर्फ लिखा होगा तो हम ऐड नहीं करेंगे, हम मानेंगे कि ये अपनी मर्जी से कर रहा है। पोस्ट इंपोर्ट खर्चा कोई भी ऐड नहीं होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, ड्यूटीज, टैक्सेस, इरेक्शन, कमिस्टिंग, इंस्टॉलेशन, ट्रेनिंग, ये कोई भी ऐड नहीं होता है। एक खर्चा पोस्ट इंपोर्ट वाला ऐड होगा, अगर वो रॉयल्टी एंड लाइसेंस भी है, रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स है। आइए जरा कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 72 क्वेश्चन बैंक में एक पार्ट हमने छोड़ा था, फटाफट से देखेंगे एक बार। पेज नंबर 72 क्वेश्चन बैंक, सेकंड पॉइंट, whether the payment for post import process is includable। पोस्ट इंपोर्ट प्रोसेस, पोस्ट इंपोर्ट प्रोसेस ऐड होगा, रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स है, ऐड होगा। ओके जी, अब इसके बाद आइए आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 74, बताना है कि ये वैल्यू में ऐड होगा, ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। ओके, सर्विस चार्जेस पेड टू कैनलाइजिंग एजेंट आर नॉट इंक्लूडेबल। नालायक है, कैनलाइजिंग एजेंसी को दी गई कमीशन बाइंग कमीशन नहीं होती है, ये ऐड होगी, इसे पता नहीं है, स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, ये ऐड होती है। हाँ जी, नेक्स्ट, वेंडर इंस्पेक्शन ऑन द सेकंड हैंड गुड्स कैरिड आउट बाय फॉरेन सप्लायर ऑन हिज ओन, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द गुड्स रेडी फॉर शिपमेंट, नॉट इंक्लूडेबल। सही कह रहा है लड़का, सही कह रहा है, इंक्लूड नहीं होगा। वेंडर इंस्पेक्शन अपनी मर्जी से कर रहा है, शिपमेंट के लिए जरूरी नहीं है, ऐड नहीं होगा। सही बात है, स्टेटमेंट वैलिड है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाँ जी, देखेंगे, डिस्कस इंक्लूडेबिलिटी, ये इंक्लूडेबिलिटी बतानी है इस वैल्यू में। डिसमेंटलिंग चार्जेस फॉर रिमूविंग द ऐड होता है, प्री इंपोर्ट है, ऐड होगा। नेक्स्ट, फी फॉर सुपरविजन ऑफ इरेक्शन कमिश्निंग प्लांट इन इंडिया, पोस्ट इंपोर्ट है, नहीं ऐड होगा, पोस्ट इंपोर्ट है, ऐड नहीं होगा। पेमेंट ऑफ टूल डाइज मोल्ड्स इंपोर्टेड अलोंग विद द प्लांट, प्री इंपोर्ट है, ऐड होगा। लमसम पेमेंट ऑफ एनुअल रॉयल्टी फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल नो हाउ फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पोस्ट इंपोर्ट है तो ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे पेज नंबर 75 पर। हमें बताना है ऐड होगा कि नहीं होगा। प्रोसेस लाइसेंस फी एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फी ऐड होती है जी, रॉयल्टी के अलावा लाइसेंस फी भी ऐड होती है। नेक्स्ट, डिसमेंटलिंग चार्जेस फॉर रिमूविंग द मशीन बिफोर शिपमेंट टू इंडिया, प्री इंपोर्ट ऐड होता है। ट्रेनिंग चार्जेस पेड टू सप्लायर फॉर इंपोर्टिंग ट्रेनिंग टू इंडियन कंपनी पर्सनल, हेलो, पोस्ट इंपोर्ट, इंडिया में आने के बाद ट्रेनिंग दी जा रही है, पोस्ट इंपोर्ट ना, ये नहीं ऐड होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, हमें बताना है स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं। सर्विस चार्जेस पे करे कैनलाइजिंग एजेंट को, नॉट इंक्लूडेबल। नालायक व्यक्ति, पता नहीं तुम्हें, कैनलाइजिंग एजेंट को दी गई कमीशन बाइंग कमीशन नहीं होती है, ऐड होगी। स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, डिजाइन इंजीनियरिंग चार्जेस इंक्लूडेबल इन एवी, हाँ, अगर गुड्स इंपोर्टेड आर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड, बिल्कुल ऐड होंगे जी। इंस्पेक्शन चार्जेस आर नॉट इंक्लूडेबल इन एवी ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स इफ कॉन्ट्रैक्ट डजंट, ये वेंडर इंस्पेक्शन है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है, कह रहा कॉन्ट्रैक्ट ने उसे नहीं बोला था ये सर्टिफिकेशन कराने की, इसका मतलब वेंडर इंस्पेक्शन है, वेंडर खुद कर रहा है, हमने नहीं बोला, वो खुद कर रहा है। इंपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है, हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बताया गया था, वो खुद कर रहा है, इसलिए ये ऐड नहीं होगा। बस जी अभी इतना, अब आते हैं वापस।
वापस अपने चार्ट बुक में और रूल 10-2 देखते हैं। रूल 10-2 इस पे भी दबा के क्वेश्चन करने हैं। आ जाइए फटाफट से वापस अपनी चार्ट बुक में, पेज नंबर 24 पर। हाँ जी, एडजस्टमेंट ऑफ सीओटी, सीओटी मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस। ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस कहां तक के ऐड करने हैं? ये ऐड करने हैं अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्ट, एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट नहीं, अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्ट मतलब इंडिया के पोर्ट तक के, अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्ट। तो यहां क्लियर कर दिया जाए अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एट प्लेस ऑफ इंपोर्ट मतलब इंडिया के पोर्ट पे जो अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं। तो इसी से कनेक्ट करके ये वाला पॉइंट भी पढ़ ले, अनलोडिंग हैंडलिंग चार्जेस एट प्लेस ऑफ इंपोर्ट, इंडिया के पोर्ट पर जो लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग होगा वो ऐड नहीं होगा। रूल 10-2 में दो ही चीजें ऐड करने के लिए बोलता है। पहला कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग। ये लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग कहां के हैं? ये फॉरेन कंट्री के पोर्ट के हैं, ये फॉरेन कंट्री के पोर्ट के हैं, ये फॉरेन कंट्री के पोर्ट के हैं, इंडिया के पोर्ट के नहीं। तो ये ऐड होते हैं, ये ऐड होते हैं। दूसरा, पहला ये रूल 10-2 में पहला ये, दूसरा है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस, बस दूसरा है कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस बस। अच्छा, अब जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मैंने बोला क्वेश्चन में एफओबी गिवन है, पहले यही कर लेते हैं। अगर एफओबी गिवन है, अगर एफओबी गिवन है तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऐड कर रहे हैं। एफओबी में पहले आप रूल 10-1 वाली, वो जो रूल 10-1 पर क्या है वो ऐड कर लो, तो कस्टम एफओबी आ जाएगी, कस्टम एफओबी आ जाएगी। अब अगर ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये लोडिंग अनलोडिंग असर्टेनेबल हैं, ये पता है, ये पता है, तो आप पता है, एक्चुअल पता है, अदर देन ईयर के केस में एक्चुअल ऐड कर दो। अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग पता है तो एक्चुअल ऐड कर दो। अगर ये पता है और एयर वाला केस है, भाई इंडिया में इंपोर्ट जनरली वेसल के थ्रू होता है, या इंडिया क्या किसी भी देश में पानी वाले रूट के थ्रू इंपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत सस्ता ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए उसके थ्रू इंपोर्ट होता है। तो इसलिए एयर के केस में हमने बोला हम मैक्सिमम 20% ऐड करेंगे। तो इसलिए हम फॉर्मूला बना 20% ऑफ कस्टम एफओबी और एक्चुअल विच एवर इज लेस। अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग असर्टेनेबल है तो हमें एक्चुअल ऐड करना है, लेकिन एयर के केस में मैक्सिमम 20% ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला बना 20% ऑफ कस्टम एफओबी और एक्चुअल विच एवर इज लेस, एक्चुअल विच एवर इज लेस। ठीक है जी, एक्चुअल विच एवर इज लेस। अगर ये असर्टेनेबल नहीं है, अगर ये असर्टेनेबल नहीं है, अगर ये असर्टेनेबल नहीं है तो फिर 20% ऑफ कस्टम एफओबी, तब 20% ऑफ कस्टम एफओबी। बस अभी बाकी बात अभी छोड़िए, अभी इंश्योरेंस पे आते हैं। इतने के बाद में एक बार इंश्योरेंस पे आते हैं। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर असर्टेनेबल नहीं है तो 1.125% ऑफ कस्टम एफओबी, असर्टेनेबल है तो एक्चुअल। बस इतना ही पढ़े अभी, इतना ही पढ़े अभी। क्या फिर से देखें भाई, यहां पर हमें एयर अदर देन एयर में फर्क नहीं करना है इंश्योरेंस में, ठीक है, वो वहां फर्क करना था। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर असर्टेनेबल है तो एक्चुअल ऐड होता है। एयर के केस में मैक्सिमम 20%, ये 20% कस्टम एफओबी एक्चुअल विच एवर इज लेस, राइट। अगर असर्टेनेबल नहीं है तो 20% ऐड होता है, दोनों ही केसेस में, एयर हो अदर देन एयर हो। इंश्योरेंस के केस में असर्टेनेबल है तो एक्चुअल, असर्टेनेबल नहीं है तो 1.125% ऑफ कस्टम एफओबी। तो आइए जरा एक बार इतने के लिए क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे आप। 18 तो आपको होमवर्क में दूंगा, 19 में आपको कराता हूं। ये सी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। पेज नंबर 78 पे आएंगे, पेज नंबर 78 क्वेश्चन बैंक में।
क्वेश्चन नंबर 19, पेज नंबर 78। हाँ जी, देखेंगे फटाफट से। हाँ जी, एफओबी वैल्यू दे रखी है $1000, फ्रेट इसके साथ ये लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग कौन सा बोल रहा है, अप टू द प्लेस ऑफ इंपोर्ट। हमें यही ऐड करने होते हैं, इंडिया के पोर्ट पे होते तो नहीं ऐड करते, ये हमें ऐड करने। ओहो, पता ही नहीं है, पता नहीं है तो कितना ऐड करते हैं, 20%। तो $1000 में ऐड कर दो जी, 1000 में 20% ऐड कर दो, ये कितना हो गया जी, 200। इंश्योरेंस एक्चुअल पता है 1210, ये होगी CIF, यही हो गई AV। ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस ऐड करने के बाद हमारे पास CF आती है, इसे हम बोलते हैं AV। सेकंड पॉइंट अभी छोड़िए, थर्ड केस 2 छोड़िए, अभी केस 3 करते हैं। केस 3 एफओबी वैल्यू हमें दे रखी है 1000, फ्रेट सी फ्रेट है, एयर नहीं सी फ्रेट है, ठीक है जी। तो 20% वाली कोई बात नहीं, एक्चुअल दे रखा है तो हमें क्या करना, ये ऐड कर देंगे। इंश्योरेंस नहीं पता तो 1.125% ऐड कर दो, 1.125% इस एफओबी का निकालेंगे, ये आएगा 11.25, ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी CIF या AV, CIF या AV या असेसेबल वैल्यू, ठीक है जी। अब 4 छोड़ दीजिए, 5वां केस देखिए। अभी 5वां केस देखिए, केस नंबर 5, एफओबी वैल्यू दे रखी है 1000, एयर फ्रेट है, एयर फ्रेट में हमें 20% और एक्चुअल विच एवर इज कंपैरिजन करना होता है। तो 20% और एक्चुअल विच एवर इज लेस, तो 20% हमारा लेस आ रहा है 200, वो ऐड करेंगे, ये 250 ऐड नहीं करेंगे। और इंश्योरेंस एक्चुअल दे ही रखा है तो यहाँ 1210 आपकी वैल्यू CIF या AV आ जाएगी, ये आपकी 1210 CIF या यही AV आ जाएगी, ठीक है जी। चलते हैं वापस अपनी चार्ट बुक में। हाँ जी, आगे देखेंगे। हाँ जी, अभी मैंने बात बोली थी क्या कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग के लिए हमने बात बोली थी, अगर एफओबी गिवन है तो एफओबी, अच्छा इसमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट असर्टेनेबल होता था तो हम 20% एफओबी का लेते थे। अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट असर्टेनेबल नहीं है, हेलो तो हम 20% कितना ले लेते थे। अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट असर्टेनेबल है तो 20% एक्चुअल विच एवर लेस लेते थे एयर के केस में या अदर एयर के केस में एक्चुअल। मैं कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट हमें नहीं पता तो हमें क्या लेना है, 20% ऑफ कस्टम एफओबी। मैं कह रहा हूं मेरे को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं पता और एफओबी भी नहीं पता। अब सेकंड पॉइंट के ऊपर जो लिखा हुआ वो पढ़े। मैं कह रहा हूं मेरे को कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं पता और एफओबी भी नहीं पता, लेकिन एफओबी प्लस सीओआई पता है। वैसे तो मेरे को एफओबी का 20% लेना होता था, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ना पता हो, तो मैं एफओबी का 20% लेना होता था। हमें कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी नहीं पता, एफओबी नहीं पता, तो एफओबी प्लस सीओआई पता है, उसका 20% ले लो, फिर उसका 20% ले लो। ये अमेंडमेंट की गई। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के लिए भी सुन लो, ऐसे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस के लिए भी सुन लीजिए। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस अगर असर्टेनेबल ना हो तो 1.125% लेते हैं एफओबी का जी। हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं पता और एफओबी भी नहीं पता, लेकिन एफओबी प्लस सीओटी पता है, तो इसका 1.125% ले लो। अगर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं पता तो हम एफओबी का 1.125% लेते हैं। हम कह रहे हैं एफओबी भी नहीं पता लेकिन एफओबी प्लस सीओटी पता है, तो एफओबी प्लस सीओटी का 1.125% ले लो, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस दोनों के लिए, कॉस्ट ट्रांसपोर्ट नहीं पता तो हम 20% एफओबी का लेते हैं। हम कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं पता और एफओबी भी नहीं पता, लेकिन एफओबी प्लस सीओई पता है, एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस पता है, तो एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस का आप 20% ले लो। फिर मैं कह रहा हूं कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस नहीं पता और एफओबी भी नहीं पता, लेकिन एफओबी प्लस सीओटी, एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट पता है, तो एफओबी प्लस कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का 1.125% ले लो। आइए, यही वो जो क्वेश्चन बैंक में हमने 2 केसेस छोड़े थे, अब एक बार इनको कर लें। क्वेश्चन बैंक में पेज नंबर 78, हमें एफओबी प्लस सीओआई पता है, अब फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग हमें नहीं पता। क्या करूं, 20% लेना होता था हमें एफओबी का, एफओबी नहीं पता, एफओबी प्लस सीओआई पता है, एफओबी प्लस इंश्योरेंस पता है, इसका ले लो जी 20%। 1010 का आप 20% ले लीजिए जी, ये 202 आ जाएगा, ये 202 आ जाएगा।
इसको ऐड करेंगे हमारे पास CF या AV आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट केस नंबर 4 देखिए, FOB प्लस फ्रेट हमें दे रखा है, FOB प्लस फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ये हमें दे रखा है। इंश्योरेंस नहीं पता, इंश्योरेंस नॉट नोन है, तो आप एक काम क्या करते हैं 1.125% FOB का लेते हैं। FOB नहीं पता लेकिन FOB प्लस फ्रेट वाला पॉइंट पता है तो उसका ले लो जी, 1060 का 1.125% ले लो। ठीक है जी, ये हुआ आपका इस पे क्वेश्चन। इससे पहले ये क्वेश्चन नंबर जो 18 दे रखा है ये हमारा ड्राफ्टेड है, ये CA इंस्टीट्यूट का था 19 वाला। इस क्वेश्चन नंबर 18 में मैंने थोड़ी सी कलाकारी और क्या कर रखी है, ये आप होमवर्क में कर लेना। इसमें वही पॉइंट्स हैं, बस एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाला हुआ है हर क्वेश्चन में। मैंने कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग एट प्लेस ऑफ इंपोर्ट भी दिया हुआ है। भाई अप टू प्लेस ऑफ इंपोर्ट वाला ही ऐड होता है, एट प्लेस ऑफ इंपोर्ट जो इंडिया के पोर्ट पे खर्चा हुआ ये ऐड नहीं करते, ये नोट ऐड। ये हर क्वेश्चन में है, तो आप ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना। तो इंडिया के पोर्ट पे लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग जो लगता है वो हमारा ऐड नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेना। अब मैं आता हूं एक बार चार्ट बुक में वापस, चार्ट बुक में वापस आते हैं। हाँ जी, अभी इसने लिखा है, अब ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट के लिए थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन है। ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट में ट्रांसपोर्टेशन TC मतलब ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, TC का मतलब है ट्रांसपोर्ट कोस्ट, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये है ट्रांसपोर्ट की कोस्ट, TC का मतलब। इस ट्रांसपोर्ट कोस्ट में शिप डेमरेज ऐड होता है, इसी ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट में लिटरेज ऐड होती है और बार्जिंग चार्जेस ऐड होते हैं। इसमें नहीं ऐड होता पोर्ट टू ICD या CFS या पोर्ट टू पोर्ट या एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट वाला खर्चा। इसको समझाने के लिए मैं चार्ट बनवाता हूं आपको और ये मीनिंग भी समझाता हूं आपको। भाई ये वाला तो क्लियर हो गया होगा आपको, इंडिया के पोर्ट पर आ गया, अब फिर दूसरे पोर्ट पर लेके जाए, ICD में लेके जाए, CFS में लेके जाए, ये तो पोस्ट इंपोर्ट खर्चा, ये तो ऐड नहीं होना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि पोर्ट से आप फिर ICD, CFS, इंपोर्टर प्रीमाइसेस, दूसरा पोर्ट, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, ये इसे हम ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ये हमारा ऐड नहीं होता, ये तो पोस्ट इंपोर्ट खर्चा है। ये वाले कुछ आपको मीनिंग समझने होंगे, शिप डेमरेज क्या होता है, लिटरेज क्या होता है, बार चार्जेस क्या होता है, ये ट्रांसपोर्ट कॉस्ट में ऐड होते हैं। आपके पास हाँ जी पेज नंबर, या तो आप जो पेज नंबर 27 के बाद अगला पेज जो ब्लैंक है, अगला पेज जो ब्लैंक है वहां आप ये चार्ट बना सकते हैं जो मैं दिखाने जा रहा हूं। पेज नंबर 27 के बाद जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी शुरू हो रही है वहां पर एक पेज ब्लैंक है, वहां आप ये चार्ट बना सकते हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखो जी क्या है वो, ये ध्यान से देखना। इतना बड़ा चार्ट है, मैं आपको दिखा दूं यहां से यहां तक। ये पेज नंबर यहां से मैं हटा देता हूं। ये आप वहां बना सकते हैं। सुनो जी क्या है, पहले मैं इसको ऊपर वाले को हाइड करता हूं। यहां देखें, ये लाइन है फॉरेन कंट्री का पोर्ट, ये है इंडिया, ये है इंडिया, ठीक है। फॉरेन कंट्री के पोर्ट से शिप चला और दूर कहीं रुक गया, दूर कहीं रुक गया। बोट्स में हम सामान लेके आ रहे हैं, याद आया हमने इंपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ा था। इसे हम बोट्स को बार्जेस बोलते हैं, ये जो छोटी बोट होती हैं इनको हम बार्जेस बोला करते हैं। तो ये बोट में जो उतारा गया अनलोडिंग, इसे बोलते हैं लिटरेज। फॉरेन कंट्री से इंडिया के पोर्ट पे शिप नहीं आया, दूर कहीं रुक गया, तो जो वहां दूर कहीं रुक गया क्योंकि यहाँ पे आता तो हमारा कंजस्टेड पोर्ट था वो डैमेज हो जाता, इसलिए हमने दूर रोक दिया उसको। जो बोट्स में सामान लेके आएंगे, इससे यहाँ तक जो रुका हुआ इसने यहाँ के 10,000 रुपये लिए, यहाँ तक के कह रहा 10,000 रुपये लूंगा। इसके अलावा अनलोडिंग के जिसे हम लिटरेज बोल रहे हैं 2,000 लूंगा। एक बार आप समझ लो, अभी नोट मत करना, मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने का, ठीक है। अनलोडिंग के जिसे हम लिटरेज बोल रहे हैं 2,000, और बार्जेस जो है जो ये बोट्स में उतारा गया फिर बोट्स को यहाँ पे लाया गया, तो इसके ट्रांसपोर्ट के उन्होंने 3,000 रुपये लिए। मेरा क्वेश्चन, मेरी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 10,000 है या 10,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 15,000 है। सेक्शन 14(1) अभी आपने पढ़ा था, हमें वैल्यू लेनी होती थी एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट। प्लेस ऑफ इंपोर्ट क्या है, इंडिया का पोर्ट।
प्लेस ऑफ इंपोर्ट क्या है, इंडिया का पोर्ट। तो इंडिया के पोर्ट पर वाली प्राइस लेनी है, इंडिया के पोर्ट, जब इंडिया के पोर्ट पर पहुंचेगा वहां तक की प्राइस लेनी है। तो इसलिए सिर्फ 10,000 नहीं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में 10,000 में 2,000 ये भी लिटरेज भी ऐड होगा अनलोडिंग वाला, और बार्जिंग चार्जेस भी ऐड होगा। तो ये 15,000 हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होगी, 15,000 हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट होगी। अब इसके बाद एक और शिप डैमेज का सुनो, ये भी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऐड कर रखा था। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में ये 10,000 प्लस 2,000 ये लिटरेज अनलोडिंग का और 3,000 बार्जिंग, इसके अलावा शिप डैमेज को भी उसने ऐड कर रखा था। ये क्या होता है, शिप डैमेज क्या होता है? शिप डैमेज है, यहाँ शिप आया, मान लीजिए ये शिप इंडिया में आया यहाँ पोर्ट पर, ये ज़्यादा समय तक यहाँ रुका रहा, इसको 2-3 दिन का टाइम मिला था कि तू यहाँ से निकल लियो, यहाँ हमेशा के लिए नहीं रुकना, क्योंकि तू अगर यहाँ रुका रहा तो फिर बाकी शिप लाइन में लगते रहेंगे। वो कहाँ पे, उनको हम पोर्ट में कहाँ पर लगाएंगे अगर तू यहीं पे जगह घेर के खड़ा रहा तो ज़्यादा समय तक रुका रहा तो हम शिप डैमेज लेते हैं। डैमेज मतलब पैनल रेंट, पैनल रेंट फॉर डिले इन क्लियरेंस, शिप को ले जाने में देरी करी उसलिए हमने पैनल रेंट लिया 5,000। ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ऐड होता है। हालांकि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है नहीं, ये पी चिदम्बरम जी ने 2007 में अमेंडमेंट करी थी। उन्होंने बोला था कि अगर ये यहाँ पे हम नहीं ये हटाता अपना शिप, तो बाकी काफ़ी सारे शिप लाइन में लगते रहते हैं, उनको वो स्मगलिंग को भी बढ़ावा मिल सकता है, भग जाएंगे इधर उधर। तो इसलिए उन्होंने कहा हम एक रेस्ट्रिक्शन रखते हैं कि एक तो ये डैमेज बहुत हैवी रेंट होता है, ऐसे 5,000 नहीं होता है, तो मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, तो बहुत हैवी रेंट होता है, ये आपकी वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो यहाँ तक तो लॉजिकली आपको समझ में आ गया था कि 10,000, इसके अलावा लिटरेज और ये बार्जिंग, ये तो अभी इंडिया के पोर्ट तक आ रहे हैं ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन की ही कॉस्ट है। इसके अलावा शिप डैमेज, ये भी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मानी जाएगी, ये ऐड होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट नहीं है, जैसे अब शिप यहाँ पर आ गया, दूसरे शिप में उतार के लेके गए, ट्रांसशिपमेंट की कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट या इंश्योरेंस लगा या लोडिंग हैंडलिंग लगा, ये ऐड नहीं होगा। अब ये इंडिया के पोर्ट पे आ गया, फिर आप इसे इंपोर्टर की प्रीमाइसिस पर या आईसीडी पर या सीएफएस में लेके जा रहे हैं, ये पोस्ट इंपोर्ट है। एक बार इंडिया के पोर्ट पर आ गया, इंडिया के फर्स्ट पोर्ट तक आने के एक्सपेंस ही ऐड, इसके बाद आप आईसीडी में लेके जा रहे हैं, सीएफएस में लेके जा रहे हैं, इंपोर्टर प्रीमाइसिस पे लेके जा रहे हैं, दूसरे पोर्ट पर लेके जा रहे हैं, ये हम ऐड नहीं करेंगे। यहां पर ये लिख के दे रखा है, ये सिंपल बात है। अब आप इसे नोट करना चाहें तो फटाफट से नोट करें। थोड़ा जूम आउट करूं, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूं ताकि आपको पूरा दिखे, और फटाफट से वहां पर आप नोट कर लो। जल्दी से नोट करें, 2 मिनट का टाइम दिया मैंने आपको, जल्दी जल्दी जल्दी। फुल स्क्रीन कर दूं मैं इसको? कहां नोट करना है वो, बस ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जहां से शुरू हो रहा है, एक ब्लैंक पेज दिया, वहां नोट कर लो। चलो जी, हम मानते हैं अब आपने नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं आगे। बहुत समय दे दिया हमने नोट करने के लिए, अब हम चलते हैं आगे। क्वेश्चन बैंक में आएंगे इसके बाद, पेज नंबर 79 पर।
हाँ जी, पेज नंबर 79 पर आएंगे आप क्वेश्चन बैंक में। यहां देखेंगे सबसे नीचे क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, केयर एनर्जी, पेज नंबर 79 पे सबसे नीचे, केयर एनर्जी लिमिटेड इंपोर्टेड अ लिफ्ट फ्रॉम यूके, इनवाइस प्राइस है 20 लाख की। ओके, एसोसिएट सप्लाइड रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 5 लाख टू द सप्लायर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सेड लिफ्ट। रूल 10(1) में क्या आप ये ऐड कर देंगे? हाँ जी, आप पेमेंट कैश के अलावा काइंड में भी कर रहे हैं, काइंड में आप क्या दे रहे हैं? मटेरियल दे रहे हैं, तो क्या ये ऐड होगा? जी हाँ, ये ऐड होगा। तो 20 लाख प्लस 5 लाख, 20 लाख प्लस 5 लाख, 20 लाख में ये आप ऐड करेंगे, ये रूल 10(1) वाली एडिशन है, तो हमारे पास आएगी कस्टम एफओबी, ये हमारी आएगी कस्टम एफओबी। ये थी हमारी एफओबी, इसमें हमने 10(1) वाली एडजस्टमेंट करी, तो ये हमारी आएगी कस्टम एफओबी 25 लाख। फिर कह रहा है ड्यू टू सेफ्टी रीजन द लिफ्ट वाज नॉट टेकन इन द जेटी इन द पोर्ट बट वाज अनलोडेड एट आउटर एंकरेज। उसे इंडिया के पोर्ट पर नहीं लाया जा सका, उसे दूर ही कहीं रोककर इंडिया में लाना पड़ा, जैसे बोट्स में। इनकर्ड फॉर अनलोडिंग, ये क्या है? ये आपकी है लिटरेज, ये है लिटरेज, वहां पर बोट्स में अनलोड करने की लिटरेज लगी, ये ऐड होगी। जी हाँ, 25,000 ऐड होगा। कोस्ट इनकर्ड ऑन ट्रांसफर लिफ्ट फ्रॉम आउटर एंकरेज टू जेटी, ये है बार्जिंग चार्जेस, ये है बार्जिंग चार्जेस, बार्जिंग चार्जेस ये भी ऐड होंगे। जी हाँ, ये भी ऐड होंगे। इंपोर्टर वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू पे शिप डैमेज, क्या ये भी कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट है? जी हाँ, तो कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपके ये 25,000, 50,000 और 10,000 ये ऐड होंगे। एक्चुअल कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट 45,000 का है, तो 45,000 भी ऐड होगा। ये दूर कहीं शिप पे रोकने के बाद में, जो दूर कहीं शिप रोका उसके तो उसने 45,000 रुपये लिए ट्रांसपोर्ट के एक्चुअल, और फिर लिटरेज 25,000 और बार्जिंग कितना? बार्जिंग 50,000 ये ऐड होगा। तो देखेंगे ये 25 लाख तो आपकी कस्टम एफओबी आ गई थी, इसमें 45,000 एक्चुअल फ्रेट और शिप डैमेज 10,000, 25,000 लिटरेज और बार्जिंग चार्जेज ऐड हुए। अच्छा, इसके बाद लिट वॉज इंपोर्टेड एट एन एक्चुअल 45,000, इंश्योरेंस चार्जेस और ऐड कर दो, ये हमारी सी वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा फ्रेट इनकम फ्रॉम पोर्ट टू आईसीडी, ये पोस्ट इंपोर्ट खर्चा है, ये ऐड नहीं होना है, ये ऐड नहीं होना है। ओके जी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। निकेतन इंडस्ट्रीज लिमिटेड न्यू दिल्ली हैज इंपोर्टेड सर्टेन मशीन बाय सी फ्रॉम जापान, सी से। एयर वाला पॉइंट ध्यान रखना, एयर वाला केस होगा तो फिर 20% मैक्सिमम लेना होता है, इसलिए ये ध्यान रखना सी वाला है कि एयर वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय इट, वर्कआउट द एवी, हमें एवी निकालनी है और कस्टम ड्यूटी निकालनी है। CIF वैल्यू दे रखी है जी, ओके, CIF वैल्यू दे रखी है। फ्रेट फ्रॉम पोर्ट टू आईसीडी, पोस्ट इंपोर्ट ये ऐड नहीं होता। अनलोडिंग हैंडलिंग एट प्लेस ऑफ इंपोर्ट, इंडिया के पोर्ट पे, ना 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 ना, ये ऐड नहीं होता। डिजाइनिंग चार्जेस पेड टू कंसल्टेंसी फर्म इन मुंबई, डिजाइन वाला खर्चा 10(1) वाला था, लेकिन वो आउटसाइड इंडिया वाला ऐड होता था। डिजाइन चार्जेस ये तो मुंबई वाले कंसल्टेंसी फर्म को दिया, ये भी ऐड नहीं होगा, कोई भी ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, बस फिर तो BCD है, बस इसमें कोई भी ऐड नहीं हुआ, यही हमारी एसेसिबल वैल्यू बन गई। इस पर हम BCD, इस BCD पर सोशल वेलफेयर सरचार्ज और तीनों को ऐड करके जो वैल्यू है उस पर लगा देंगे हम IGST। एक बार चार्ट बुक में वापस आएंगे। हाँ जी, अब हमने यहां तक कर लिया। अगर क्वेश्चन में FOB दे रखी हो, अगर क्वेश्चन में FOB ना दे रखी हो तो FOB निकालने का तरीका दे रखा होगा। तो पेज नंबर 25.24 पे वापस आ जाइए। अगर क्वेश्चन में FOB नहीं दे रखी है तो FOB निकालने का तरीका होगा। FOB निकालने का तरीका क्या होगा? फॉरेन कंट्री का एक्सपोर्टर अपने यहां में कितने का बेच रहा है, वो एक्सपोर्टर फैक्ट्री, एक्स फैक्ट्री प्राइस दे रखी होगी। फिर वहां से फॉरेन कंट्री के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट, नहीं, फॉरेन कंट्री के पोर्ट तक, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से फॉरेन कंट्री के पोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, हैंडलिंग ऐड कर दो, वो हमारे पास FOB आ जाएगी। अभी हमने FOB की बात करी थी, वो फॉरेन कंट्री के पोर्ट पर FOB आ गई। इस FOB में 10(1) की एडजस्टमेंट करो, फिर कस्टम FOB आ जाएगी, कस्टम FOB आ जाएगी। तो ये क्या बात है? ये कोई बड़ी बात है? बड़ी बात अभी आएगी। अब कस्टम FOB जो आपके पास आ गई, अब ये एयर के थ्रू है या अदर देन एयर के थ्रू है? बाकी तो वही करना है 20, अगर एयर के थ्रू है तो 20% एक्चुअल, विच एवर लेस, अदर देन एयर है तो एक्चुअल। अब क्वेश्चन ये है, ये जो 20% ऐड करोगे
एफओबी में ऐड, इस कस्टम एफओबी में ऐड करोगे। अभी तक आप कस्टम एफओबी में ऐड कर रहे थे, अब अभी 20% कस्टम एफओबी में ऐड करोगे कि एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस में ऐड करोगे? ये हमें 20% एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस प्लस रूल 10(1) की कोई एडजस्टमेंट है तो वो उसमें ऐड करना है। ये जो हमें 20% ऐड करना है, ये जो 20% एक्चुअल विचएवर इज लेस, ये जो ट्रांसपोर्ट आया ये हमें इस एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस प्लस अगर कोई रूल 10(1) की एडजस्टमेंट है उसमें ऐड करना है। क्यों 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 क्यों? सुनो ध्यान से सुनना। जब आपने 20% लगाया, ये 20% किसके बराबर है? ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग के बराबर में है। लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग कहां का? फॉरेन कंट्री के पोर्ट का। ये लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग आपने एफओबी निकालते समय ऐड किया है। 20% में भी ये लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऐड हो गया। जब आप 20% निकाल रहे हो तो इसमें भी लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऐड है। तो जब आप 20% का कंपैरिजन करेंगे, 20% का कंपैरिजन एक्चुअल से करेंगे तो एक्चुअल कौन सा? एक्चुअल ट्रांसपोर्ट लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग से आपने कंपैरिजन करा, तो दोनों में से जो लोअर लिया वो आपने ऐड करना है। अगर 20% लोअर है और ये आप ऐड कर रहे हो, ये सिर्फ ये यहां कहां यूज होगा? जहां 20% वाली बात आएगी। जब आप 20% ऐड कर रहे हो तो ध्यान रखना, जब आप 20% ऐड कर रहे हो तो इसमें भी लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऐड है। अगर मैं एफओबी में ऐड कर दूं तो एक बार एफओबी में लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऐड हो गया, एक बार मेरा 20% में ऐड हो जाएगा, दो बार ऐड हो जाएगा। इसलिए हमें ये 20% इस एफओबी में नहीं, हमें फैक्ट्री प्राइस में ऐड करना है। तो इसलिए इसमें रूल 10(1) की एडजस्टमेंट फिर बाद में कर देनी है। इसे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हाँ जी मैं एक बार फिर से बताऊं और इस पे क्वेश्चन कराता हूं, वहां से क्लैरिटी आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में एफओबी नहीं दे रखी है, वहां पर ही ये ध्यान रखना है, एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस में अगर 20% वाली बात आती है तभी, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको 20% निकालना हो, एक्चुअल करना हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप सारा ही ऐड कर देते हैं अदर देन ईयर में। लेकिन जब भी 20% की बात आएगी तो आपको क्या करना है? ये आपको फैक्ट्री प्राइस में ऐड करना है। क्यों? क्योंकि 20% में लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट ऐड है, तो ये एफओबी में ऐड होता है, तो एफओबी में भी ऐड है, 20% में भी ऐड है। तो अगर आप 20% और एक्चुअल विचएवर 20% आता है, ये आप अगर इसमें एफओबी में ऐड करते हैं तो एफओबी में भी ऐड हो गया, 20% में भी ऐड है, तो दो बार ऐड हो जाएगा। इसलिए इसे समझाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 और 23 है ना, तो आइए एक बार देखते हैं पेज नंबर 81 क्वेश्चन बैंक में। पेज नंबर 81 क्वेश्चन बैंक। एक्सपोर्टर की फैक्ट्री पर प्राइस है 8,500, एफओबी नहीं दे रखा है। इसका मतलब हमने क्या किया? प्रोडक्ट जेड इंपोर्ट किया। ध्यान रखिए, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट कैसे किया? एयर से। 20% कंपैरिजन करना है, इंपोर्ट किया है कैसे? एयर के थ्रू। ओके, वहां का जो यूएसए का एक्सपोर्टर होगा, जो भी कंट्री का मान लो, यूएसए का एक्सपोर्टर मान लीजिए, उसकी फैक्ट्री पर वो अपने वहां बेच रहा है $8,500 का, और वहां यूएसए के एक्सपोर्टर की फैक्ट्री से यूएसए के एयरपोर्ट तक का ट्रांसपोर्ट लगा $250, और वहीं पे ही एयरपोर्ट पे उस पे फ्लाइट में लोड करने के खर्चा लगा $250। तो इन तीनों को ऐड कर दें तो ये आ गई एफओबी। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ये आ गई एफओबी, और ये आ गई 9,000। ठीक है, अब इसमें कोई 10(1) वाली एडजस्टमेंट हो तो वो ऐड करनी है, फिर कस्टम एफओबी आएगी, उस पर 20% वाली बात करेंगे। नेक्स्ट है जी, फ्रेट फ्रॉम लोड एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया। फ्रेट दे रखा है फॉरेन कंट्री के पोर्ट से इंडिया के पोर्ट तक का, ये तो 10(2) वाला खर्चा है, तो 10(1) वाला है तो लिख लेना वहां पर। इंश्योरेंस है, ये भी 10(2) वाला खर्चा है, बस जी। उसके बाद तो 10(1) वाला कोई खर्चा है ही नहीं। कह रहा है एयरक्राफ्ट आया 22 अगस्त को, बिल ऑफ एंट्री आपने दे रखी थी 20 अगस्त को। हाँ जी, कल हमने किया था रेट ऑफ ड्यूटी के लिए। हम क्या लिया करते थे? ये एडवांस में बिल ऑफ एंट्री दे रखी है, ये एयरक्राफ्ट के आने से पहले दे रखी है, तो रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लगेगा? लेटर वाला, जिस दिन एयरक्राफ्ट आया। तो 22 अगस्त का रेट ऑफ ड्यूटी, और ये आईजीएसटी। और लेकिन
रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लगता है? जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। बिल ऑफ एंट्री 20 अगस्त को दी थी, तो इसका सीबीआईसी वाला आरबीआई के रेट ऑफ एक्सचेंज से हमें मतलब नहीं है। ठीक है जी, चलो जी, अब ये तो हमने निकाल लिया, बस जी अब हमें वैल्यू निकालनी है और ड्यूटी निकालनी है। सुनो जी, 10-2 वाले ही एडजस्टमेंट है, एफओबी हमने निकाल लिया है, बस ये दो ही एडजस्टमेंट करनी है। क्योंकि ये एयर के थ्रू इंपोर्ट है तो हमें 20% और एक्चुअल विच एवर इज लोअर हमें कंपेयर करना पड़ेगा। 20% एक्चुअल विच एवर इज लोअर। 20% कितना आता है? वो आता है 1800। वो कितना आता है? 1800। एक्चुअल क्या? एक्चुअल 4500 नहीं, इसके साथ लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग भी ऐड करना है। ये लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग भी ऐड करना है। ये 250 ये भी इसमें ऐड करो। 5000 से आप कंपेयर कर रहे हैं। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? 5000 से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये 1800 लोअर हुआ। अब 1800 में किस में ऐड करूं? 1800 में भी लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऐड है, इसमें भी, इस 1800 में भी लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग ऐड है। अगर मैं ये 9000 में ऐड कर दूं तो इसमें भी ये 500 ऐड है, और ये इसमें भी 1800 में भी इंक्लूड माना जाता है ऐड। तो फिर मैं किस में ऐड करूं? 8500 में ऐड करूं। तो आप ये ऐड करो 8500 में। ये हम बोल रहे थे, जब भी 20% वाली बात आए, और क्वेश्चन में एफओबी न दे रखी हो, तो एक्सपोर्टर की फैक्ट्री प्राइस में ऐड करो। क्योंकि इस 20% में ये लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग वाला ये इसमें ऐड होता है, क्योंकि इस 20% में ये लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग वाला ऐड होता है, इसलिए ये 8.5 में ऐड करो, एफओबी में नहीं, क्योंकि इसमें भी इंक्लूड है और इस एफओबी में इंक्लूड है। तो अगर आप ये 9000 में ऐड करेंगे तो दो बार इंक्लूड हो जाएगा। इसलिए सी इंस्टीट्यूट कहता है, ये सी इंस्टीट्यूट के assumption हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो वो कहता है कि इसमें क्या करो, अब ये 8.5 में ऐड करो, तो हम 8.5 में ऐड करेंगे। इंश्योरेंस तो हम एक्चुअल दे रखा है तो वो ऐड करेंगे। तो 8.5 प्लस 1800 और 2000 कितना हो गया? 8.5 प्लस 1800 प्लस 2000, ये हो गया 12300। बस इस पे ड्यूटी लगाएंगे जी, 10% बीसीडी, फिर सोशल वेलफेयर से चाहे दे रखा हो ना दे रखा हो वो तो लगाना होता ही है। 12300, देखें जी 12300 हमारी वैल्यू आई। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 बोला था, 60 से मल्टीप्लाई किया, 7 लाख अड़तीस जा रहा है। इस पे बीसीडी 10% और सोशल वेलफेयर सरचार्ज बीसीडी पर, तीनों को ऐड करके उस पर आईजीएसटी का रेट हमने ये वाला लेना था। जिस डेट का बीसीडी ले रहे हैं उसी दिन का आईजीएसटी। एक और क्वेश्चन देखें, अगला है सी के थ्रू इंपोर्ट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों सी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, मी 18 के आरटीपी के। हाँ जी, नेक्स्ट देखेंगे, इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया है कोचीन से। हाँ जी, अब आप घर जाकर क्वेश्चन कुछ करना चाहोगे? कुछ कराऊंगा, बाकी आप अपना होमवर्क में करना, ठीक है? अच्छा, पहले सुनो, इंपोर्टर ने कोचीन इंपोर्ट से इंपोर्ट किया है, और ये जो यूएसए के एक्सपोर्टर से एक्सपोर्ट किया वेसल के थ्रू। किसके थ्रू? वेसल के थ्रू इंपोर्ट किया है जी। ओके, गुड्स रीचेज मुंबई पोर्ट फर्स्ट एंड फ्रॉम दीज गुड्स आर ट्रांसशिप्ड वाली कॉस्ट ऐड नहीं होगी, मुंबई पोर्ट तक की कॉस्ट ऐड होगी। ओके, अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ मशीन एट फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर। ओके, फिर फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर से वहीं यूएसए के पोर्ट तक का खर्चा ट्रांसपोर्ट का, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग वहीं फॉरेन कंट्री के पोर्ट पर। तो ये तीनों मिलाकर हमारे पास आ गई एफओबी। ये कितनी आ गई? 21,100। ठीक है, बाइंग कमीशन ये ऐड नहीं होती है। हाँ जी, अब 10-1 वाली एडजस्टमेंट कर लो, 10-1 वाली एडजस्टमेंट कर लो। बाइंग कमीशन ऐड नहीं होगी। फ्रेट चार्जेस फ्रॉम एक्सपोर्टिंग कंट्री टू इंडिया, ये 10-2 वाला खर्चा है, और ये सी है, ये ध्यान रखना। अच्छा, फिर इसके बाद एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस, ये असर्टेनेबल नहीं है। डिजाइन वाला खर्चा यूएस, हाँ जी, अंडरटेकन इन यूएस आउटसाइड इंडिया वाला है, ऐड होगा? जी हाँ, ऐड होगा। तो ये 5000 इसमें ऐड कर दो, ये हमारा हो गया 26,100। और कोई 10-1 वाला खर्चा तो नहीं है? ये 10-1 वाला खर्चा था। 10 एक्चुअल इंश्योरेंस असर्टेनेबल नहीं है, तो ये 1.125% हम ऐड करेंगे बाद में। अनलोडिंग हैंडलिंग एट प्लेस ऑफ इंपोर्ट इंडिया के पोर्ट पर ऐड नहीं होगा। मुंबई टू कोचीन पोस्ट इंपोर्ट खर्चा है, ऐड नहीं होगा। एक्सचेंज रेट दे रखा है $60। ओके जी, भाई जी, यही 10-1 वाला खर्चा था, ऐड किया। ये हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई हमारे पास कस्टम एफओबी। ये हमारे पास क्या आ गई? ये आ गई हमारे पास कस्टम एफओबी।
ठीक है जी। अब 10(2) वाला खर्चा एक्चुअल ट्रांसपोर्ट ही ऐड करेंगे। जी हाँ, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वेसल है ना, वेसल एक्चुअल दे रखा तो एक्चुअली ऐड करेंगे, यहां कोई 20% की बात नहीं आई। अब 1.125% इंश्योरेंस लगा दो जी 26,100 पे, 26,100 पे 1.125% लगाओ, ये कितना हुआ 293.625। इन तीनों को ऐड करो, 26,100 प्लस 2,000 28,100, ये आ गया 28,393 28,393.625, ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको 60 से मल्टीप्लाई करके ये हमारी इंडियन करेंसी में वैल्यू आ जाएगी जी। ठीक है, 28,393.63 राउंड अप करें तो 63 हुआ, इंटू 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो जी यही देखा है, 60 से मल्टीप्लाई किया, ये इंडियन करेंसी वैल्यू आ गई। पिछले वाले क्वेश्चन और इसमें फर्क क्या है? जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो एयर के थ्रू था, 20% वाली कंपैरिजन की बात थी, ये वेसल से है और यहां पर एक्चुअल ट्रांसपोर्ट पता है, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट पता है, तो इसलिए एक्चुअली ऐड कर दिया, यहां 20% वाली बात ही नहीं आई, 20% वाली बात ही नहीं आई, इसलिए हम इसी एफओबी में ऐड कर दें, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसलिए एक्चुअली ऐड होने दे, यहां पर एक्चुअली ऐड होने दे, एक्चुअली ऐड होने दे। जब 20% वाली बात आएगी तो ही ये फर्क पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, उसमें वेसल के थ्रू इंपोर्ट है और उसमें 20% वाली बात है, वहां एक्चुअल ट्रांसपोर्ट नहीं दे रखा है, तो वहां हम फैक्ट्री प्राइस में ही ऐड करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 पेज नंबर 83। हाँ जी, जोली ओवरसीज ने हैदराबाद की है, मशीन इंपोर्ट करी है यूके से सी रूट के थ्रू, तो सी रूट के थ्रू है तो इसका मतलब ये वेसल के थ्रू इंपोर्ट है। ओके जी, वही अगेन एफओबी नहीं दे रखी है। कॉस्ट ऑफ मशीन एट फैक्ट्री ऑफ एक्सपोर्टर, ट्रांसपोर्ट चार्जेस फॉरेन कंट्री के पोर्ट तक के, हैंडलिंग चार्जेस, तो तीनों को मिलाकर हमारे पास आ गया एफओबी, ये कितना आ गया 21,100। इसके बाद लाइसेंस फी रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स है। हाँ जी, रॉयल्टी या लाइसेंस फी, ये 10(1) वाला खर्चा है, 10(1) वाला खर्चा है, ऐड करेंगे 900। हाँ 900, ये कितना हो गया जी 21,100 और 900 22,000 हो गया। ये हो गया आपका 22,000, ये हो गई कस्टम एफओबी। 10(1) वाला और कोई खर्चा तो नहीं है। एक्चुअल फ्रेट कह रहा है असर्टेनेबल नहीं है, ये 10(2) वाला खर्चा है। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस दे रखे हैं, 10(2) वाला खर्चा है। फिर इसके बाद लैंडिंग चार्जेस, ये हमें देखने ही नहीं होती है, इंडिया के पोर्ट पे हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है। हैंडलिंग चार्जेस एट द प्लेस ऑफ इंपोर्ट, इंडिया के पोर्ट वाले खर्चे हमें देखने ही नहीं होते, देखने नहीं होते। बस जी 10(1) वाला कोई खर्चा और है नहीं, 10(1) वाला खर्चा है नहीं। ये हमारी आ गई कस्टम एफओबी, ये 22,000 क्या हो गई, ये होगी हमारी कस्टम एफओबी। हाँ जी 22,000 क्या होगी हमारी कस्टम एफओबी, ये हो गई हमारी कस्टम एफओबी। इस पे अब हम 20% ऐड करेंगे, तो 22,000 का हम 20% करेंगे, 22,000 का 20% करेंगे, ये कितना आता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पता नहीं है तो 20% करेंगे 4,400। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने, अब ये 4,400 एफओबी में 21,100 में ऐड करोगे या फैक्ट्री प्राइस में ऐड करोगे? ये हम फैक्ट्री प्राइस में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं फैक्ट्री प्राइस में नहीं ऐड करता, मैं एफओबी में ऐड करूं, तो इसमें ये लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्ट ऐड है और ये 20% में भी ऐड है, तो दो बार ऐड हो जाएगा। इसलिए मुझे ये 20,000 में ऐड करना, मुझे ये 21,100 में ऐड नहीं करना, मुझे 21,100 में ऐड नहीं करना, ये एफओबी में ऐड नहीं करना, तो मुझे ये 20,000 में ऐड करना। तो 20,000 में 4,400, और इसके अलावा अब ये तो हो गया, एक रूल 10(1) वाला खर्चा और ऐड कर दो, ये 900, और रूल 10(2) वाला खर्चा इंश्योरेंस ऐड कर दो। ठीक है, ये 20,000 प्लस 4,400, 900 क्यों ऐड किया भाई, ये तो 20,000, या तो हम 21,100 में ऐड करते, 21,100 में लेना नहीं, तो ये तो 900 तो 10(1) वाला खर्चा है ना, ये तो ऐड होगा ही होगा ना जी। तो 10(2) वाला खर्चा 4,400 ले लिया हमने, और ये 200 हमारा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस है, ये ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगी कस्टम एफओबी। तो कितना आ गया 20,000 प्लस 4,400 प्लस 900 प्लस 200, ये आ गया 25,500। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया 25,500। तो अब 25,500 पर रेट ऑफ एक्सचेंज लगाना है।
रेट ऑफ एक्सचेंज हमें कौन सा लेना है, हमें बिल ऑफ एंट्री वाले दिन का देना होता है, और वो भी सीबीआईसी का 101 है, 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, ये आ जाएगी वैल्यू। चलो जी, अब ब्रेक दूं आज जल्दी पहले आपको। चलिए यहां मैं आपको देता हूं ब्रेक, कुछ क्वेश्चन और करेंगे हम ब्रेक के बाद। यहां मैं देता हूं आपको ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद।